Virality is the biggest enemy of any person who wants to become rich. एक ही तरीका है जिससे एक मिडिल क्लास इंसान रिच बन सकता है और वो है रिच। मीडिया का जो पावर इन बड़े लोगों के पास होता है which is like quite unhealthy. पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा तो रहा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, मतलब इनके अक्रॉस द ग्लोब 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का पूरा इनका बिजनेस चलता है, एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज टू बी इन आवर कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट जिंदल फैमिली। वो लोग ही देश छोड़ेंगे। Since 2014, 23,000 millionaires have left India. आप जस्ट इमेजिन करो राव्या, एक साइड पे आपको दिखेंगे 5,000 करोड़ के घर और दूसरे साइड पे स्लम एरियाज हैं। एक ऐसा देश जहां पर ये चीजें हैं, वहां पर लोग सुबह के 5 बजे से लाइन पे लगे और कुछ लोग पिछले दिन के रात से लाइन पे लगे। क्यों? क्योंकि आईफोन 16 का लॉन्च हुआ है। हर बिलियनर, हर वेल्दी पर्सन एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता है, उसको कहते हैं फैक्ट। पहला होता है, तो मैं एक किस्सा बताता हूँ हाल फिलहाल में। दिल्ली में था, दोस्तों के साथ हम जा रहे थे। जस्ट रोड के नेक्स्ट साइड पे मैंने भी देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, देयर इज दिस ब्यूटीफुल लेडी स्टैंडिंग ओवर देयर। आई एम टेलिंग यू राविया, वो रात के 2:30-3 बजे की बात है। एक स्प्लेंडर या कोई बाइक में एक बंदा आता है, कांट विविडली रिमेंबर, एंड वो चिल्ला के बोलता है कि मैं खाली 3,000 देगा, चल मेरे साथ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा। कहते हैं कि इतिहास ताकतवर लोग लिखते हैं और आज हम इन्हीं कुछ ताकतवर फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे और हमारे देश को इन फैमिलीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सब ना काफ़ी सारी बातें हैं अबाउट अरबपति, मिलियनेयर, बिलियनेयर एंड दीज डायनेस्टीज़। इनके बारे में हम बात करेंगे विथ द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट ऑन आवर शो, मिस्टर अभिषेक कर। अभिषेक, welcome back. Thank you Namaste. so much, Ravya. So you are the most asked and requested guest for show में। Glad to know that, and hopefully आज भी अपन ढेर सारी वैल्यू ऐड जी करेंगे। जी जी अभिषेक जी, जैसे मैंने बताया आज हम ताकतवर लोगों के बारे में बात करेंगे, राइट। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि इंडिया में कोई ऐसी ताकतवर फैमिलीज़ हैं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है या पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात जी, कर जी, रही जी, हूँ जी, कि जी, इनकी जी। ताकत के बिना पत्ता नहीं हिलता गवर्नमेंट में। सो राव्या, पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं, केवल इंडिया ही नहीं, ओवरऑल ग्लोब की अगर हम बात करें, इस तरह की फैमिलीज, आई वुड रादर से एंटिटीज हमेशा से रही हैं। जी चलिए थोड़ा सा इसको कंटेक्स्ट के हिसाब से मैं बताऊं तो 2016 का इलेक्शंस चल रहा था और उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप जी, जो वहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ रहे थे, उन्होंने विवाद छेड़ दिया था ये बोल के कि हमारे देश में, यूएस में और पूरी दुनिया में देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड डीप स्टेट्स जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने कहा था कि ये वही ताकतें हैं जो मुझे शायद प्रेसिडेंट बनने से रोक रही हैं और जो यूएस को बढ़ने से रोक रही हैं, ऐसा उनका कहना था। सो वहाँ से ये मुद्दा लोगों के बाहर सामने आया। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट जो डीप स्टेट्स का था, ये ऑटोमन एम्पायर्स, मतलब हम हिस्टोरिकल टाइम्स पे जा रहे हैं, तब से था। तो पहले मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ ये एग्जैक्टली होता क्या है, एंड देन विल गो टूवर्ड्स दिस। सो बेसिकली क्या होता है कि अभी एक सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को आज के समय पे बोलूँ सबसे पावरफुल बोलते दुनिया में कौन है, तो यूएस का प्रेसिडेंट है जी। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि जो बाइडन कितने पावरफुल हैं एज अ फिगर, कि कमाला हैरिस सही में क्या पूरे देश को चला रही। वी ऑल नो, वी बोथ नो, ऑडियंस को भी पता है कि जो बाइडन की तो ट्रोलिंग होने लग जाती है आजकल काफ़ी ज़्यादा, डिस्पाइट बीइंग अ प्रेसिडेंट, की आप कितने पावरलेस हो, इस तरह के लोग बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल ऑब्वियसली ये उठता है कि भाई जब जो बाइडन वाज द प्रेसिडेंट, जब हम इसको रिकॉर्ड करें इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को, वो अगर यूएस को नहीं चला रहे हैं, लाइकवाइज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सो पाकिस्तान में आज से 2 डिकेड पहले अगर हम जाते हैं तो 2 डिकेड पहले क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर के बीच में तालमेल बैठ गया था कि भाई हमको पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए। बट तभी उनके मिलिट्री लीडर ने अटैक्स यहाँ पर बो दिए थे। एंड सेम अगर आप बात करें सद्दाम हुसैन ने जो प्रलय मचाया हुआ था, टेक्निकली उनको तो कोई राइट ही नहीं दिया था, उनके वहाँ के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं था जब उन्होंने अटैक्स बो दिए थे। तो ऐसे में सवाल ज़रूर ये उठता है कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो ना प्रेसिडेंट के सुन रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के सुन रहे हैं, और ये पूरे एक तरीके से टेक्निकली सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू द फैमिलीज, देयर आर दीज पावरफुल पीपल हु आर नॉट इलेक्टेड बाय एनीबॉडी, बट ये लोग ही पूरे देश को, साम्राज्य को चला रहे हैं जी। और हमारे देश में भी सेम चीज़ होती है, जिस पे मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बट एक और एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप मेक्सिको जाएंगे, सो मेक्सिको में घूमने लायक तो काफ़ी अच्छी जगह है, बट मेक्सिको
मैं आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट काइंड ऑफ पावरलेस रहती है। इट इज़ द मैक्सिकन ड्रग ट्रैफिक वाले लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं, उनका कार्टल्स रहता है। ये लोग आप जान के हैरान हो जाओगे, मतलब इनके अक्रॉस द ग्लोब एक एक ग्रुप का 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का पूरा इनका बिजनेस चलता है, एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग। इनफैक्ट ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पर कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो उनको मारा गया है। प्रेसिडेंट्स को Presidents दैट को। पावरफुल Yes, that powerful. That has been in the past. मतलब वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाएंगे सुसाइड हो गया या चाय पीते पीते मर गए, हार्ट अटैक हो गया। वी ऑल नो वो चाय पीते पीते कैसे हार्ट अटैक होता है। सो ये जो पावरफुल एंटिटीज होती हैं, इसका फॉर्मली जो नींव रखा गया था वो यूएस ने ही रखा था। देखिए क्या हो गया था कि यूएस को एक चीज हमेशा से पता है कि भाई विश्व में शांति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वेपन के जो सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर जो चलाते हैं वो यूएस है। अरेबिक कंट्रीज को सबसे ज़्यादा सप्लाई जो करते हैं वो भी यूएस है। सो यूएस नोज कि अगर पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो आमदनी है, पैसा और पावर है, जो डिफेंस का पावर है, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर देंगे। तो यूएस कभी ये चाहते ही नहीं है कि किसी को कानो कान खबर चले ये चीज़। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये कॉन्स्पिरेसी है कि सही में है, तो इसका जवाब मिल गया था 1979 में। सो 1979 की एक रात है और एक वाटर हाउस करके एक जगह है, एक बहुत ही बड़ा जगह है जहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं। रात के 2 बज रहे हैं, अचानक से एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ दिखता है, जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको लगता है पता नहीं कुछ होगा, और एक टेप लगा रहता है, मतलब जानबूझ के ऐसा रखा गया कि दरवाज़ा ऐसे बंद ना हो, नहीं तो वो आवाज़ होगा या थोड़ी सी मूवमेंट होगी, तो एक टेप लगा के दरवाजे को खोल के रखा गया। सो ये गार्ड जाते हैं, ये गार्ड जाके क्या करते हैं, उस टेप को काटते हैं, बोलते हैं ठीक है गलती से कुछ हुआ होगा, कोई छोड़ के गया होगा, एंड बंद कर देते हैं। वापस आ जाते हैं, जब नीचे आते हैं वापस एक बार वो नज़र फेर के देखते हैं तो उनको दिखता है ये दरवाज़ा फिर खुला है, और रात के 2 बजे कौन से पॉलिटिकल कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये इनको लगता है चोरी हो रही है। तो ये वहाँ पर ऑटोमेटिक पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब विदेश की पुलिस और हमारे देश की पुलिस में ये डिफरेंस है कि वहाँ की पुलिस आधे घंटे में आ जाती है। सो वो वहाँ पर पुलिस आई और अरेस्ट किया 5 लोगों को। ये 5 लोगों को जो अरेस्ट किया गया, बाद में पता लगा कि ये ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के थे, जो कि आने वाले इलेक्शन के सारे मटेरियल, सारा डेटा, ये सारी चीज़ें निकाल रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, सो दैट ये एक कदम आगे रहें, प्लस कौन सी चीज़ों के रिसर्च सामने वाली पार्टी के पास पड़े हैं ताकि हम उस पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट करें अगले इलेक्शन पे कि हम ये करेंगे। और यूएस के इतिहास में पीपल विल कमेंट कौन से वो प्रेसिडेंट थे, पहली बार 2 साल के अंदर एक प्रेसिडेंट ने रिजिग्नेशन दिया था। तो उस समय पे लोगों ने पूछा ये क्या था, तो पता चला ये डीप स्टेट्स वाले लोग थे जो पूरी तरह से उथला पुथली मचाना चाहते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान, तो इट्स वेरी एविडेंट, पाकिस्तान में सबको पता है कि उस देश को उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाते, एवरीबडी नोस, मिलिट्री चलाती है। तो जब मिलिट्री हो गए, अच्छा इसका एक और उदाहरण मैं छोटा सा देता हूँ। तो हमने शायद लास्ट एपिसोड में हल्का फुल्का जॉन एफ कैनेडी को हल्का सा टच किया था। तो जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जस्ट इमेजिन जब पहली बार अगर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो अगले दिन क्या करेगा, अनाउंस करेगा, वो बोलेगा कि मैं खुशहाली के लिए, लोगों के लिए मैं खाने का प्रबंध करूंगा, सब्सिडीज दूंगा, कुछ अच्छा चीज करूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग जो न्यूज़पेपर पे छपता है कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि CIA, जो वहाँ की सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट एजेंसी है, उसको बंद कर दिया जाए। द प्रॉब्लम इज जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन का सबसे प्रमुख कारण ये था, ही वाज अ पीस लवर। वो यूएस में रहने के बाद सबसे ज्यादा पीस पसंद करते थे। तो इसके चक्कर में जब वो अपने स्टेटमेंट्स देते थे, वो CIA को क्यों बंद करना चाहते थे, बिकॉज CIA इतनी पावरफुल हो गई थी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ प्रेसिडेंट्स एंड कुछ मिनिस्टर वाले वहां पर आए, वो बोले कि भाई ये एजेंसी होनी नहीं चाहिए, हम इसको गिरा के रखेंगे। तो ये एजेंसी वालों के पास इतना कंट्रोल और एक्सेस था, ये लोग सीधे प्राइवेट नंबर से फ़ोन करते थे या जो भी जिस तरह से भी कनेक्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू टेल कि हमारे पास आपकी लीड फुटेज है विद द गर्ल यू आर डेटिंग डिस्पाइट बीइंग मैरिड, और ये हम पब्लिकली हर जगह अवेल कर देंगे, एंड रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी। तो कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स भी डर के मारे कि भाई साहब ये वाली चीज़ अगर हो गई तो सत्ता तो हिल जाएगी, हमारा फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज इट्स प्रिटी एविडेंट यूएस में मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सब चलते रहते हैं, वेरी कॉमन। तो इस चक्कर में ये जो सारे संस्था रहते हैं, तो CIA को क्लोज नहीं करने दिया गया और वो चलता रहा गया। और एक चीज़, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जॉन एफ कैनेडी हो गए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, ऐसे कुछ इतिहास के बहुत पावरफुल लोग हैं जिनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी उस पर सवाल मिस्ट्री है। कोई क्रैश हो गया, कोई ये हो गया। जॉन एफ कैनेडी को कहा जाता है कि कुछ थ्योरी ये कहती है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप थी जिन्होंने उनको पीछे से शूट कर दिया, दिमाग में गोली लगी, अचानक से एक लड़की आई थी, मारी और वो चले गई। दैट इज़ वन थ्योरी जो आज तक कभी नहीं पकड़ी गई।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसको कहीं इधर साइड से मारा गया। अब इंटरेस्टिंगली ये वाली थ्योरी एक्सेप्ट कर ली वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की मिलिट्री ने, सारे एजेंट्स ने इस चीज़ को ही हर जगह प्रोपोगेट किया। यूट्यूब पे आज भी वो वीडियो है, आप जाके देखो, गोली तो सामने से पड़ी थी। अच्छा, गोली सामने से पड़ी थी, लेकिन वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज they couldn't crack it, is it? दे हैव द फुटेज ऑल्सो, बट स्टिल दे आर सेइंग कि इधर से पड़ी है। सो पॉइंट ये है राव्या, जैसे पूरे दुनिया में ये सारी सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट एजेंसीज रही हैं, उसी तरीके से भारत में भी ये चीज़ है और लोगों को पता नहीं है। लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। और क्या ये एक सवाल ये भी आता है जब आपने इतनी बात करी कि पीस नहीं चाहिए कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों को? बिल्कुल पावरफुल लोगों को पीस बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बात बताइए, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आज मैं कुछ ऐसी दवाई बताऊं, दवाई निकाल लूं, लेट्स से रिसर्च का सब कुछ करा, ऐसी दवाई निकाल लूं जिससे सही में कैंसर क्योर हो जाए, एड्स क्योर हो जाए, कोरोना आए ही ना, अपन कंप्लीटली नहीं, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाए कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, तो क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलेंगी? क्या डॉक्टर्स का धंधा चलेगा? क्या मेडिकल स्कूल्स चलेंगे? एंड यू नो द रिचेस्ट ऑफ द पीपल हैव कंट्रोल ओवर दीज इंस्टीट्यूट्स। उनके पास ताकत है, ये सारी इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लाइकवाइज अगर हर जगह पर पीस हो गया, अमन हो गई, शांति हो गई, तो बॉस ना आपके आर्म्स बिकेंगे, ना डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी सारी चीज़ों की, ना न्यूक्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट वेज कैसे कमाएंगे बड़े लोग अपना पैसा? घूम फिर के इनका पैसा कहाँ से आएगा? ओके, सो ये अमन शांति के पूरी, ये आपको पोर्ट्रे ज़रूर करेंगे सामने आके कि हमको चाहिए अमन, हमको चाहिए शांति। लेकिन अगर इतनी अमन और शांति चाहिए रहती तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनती कि भाई रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है या कहीं पर कुछ और हो रहा है या चाइना और इंडो चाइना वाली चीज़ हो रही है, बट हो रही है, हम सबको पता है। क्या यही पावरफुल लोग हैं? मैंने कहीं सुना है कि ये दोनों साइड अगर वॉर होता है, दोनों साइड ये आर्म सप्लाई करते हैं, और अगर ये चाहे तो वॉर रुक जाए, नहीं बिल्कुल। चाहे तो नहीं सो रुके। नाउ आई विल ब्रिंग टू द फैमिलीज पार्ट, जिसका इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट कोवर्टेड, मैंने इसके बारे में कुछ जगह पे बात करी है लेकिन बता देता हूँ, एक फैमिली है रॉथस्चाइल्ड्स। सो ये रॉथस्चाइल्ड्स वाले, इनके पास सबसे बड़े खास बात ये है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम से थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बेसिकली इनके पास इतना पावर था कि अगर बॉस दो पार्टीज है, हमने एक पार्टी को अगर आर्म्स दिए हुए हैं, हम चाहते हैं ये पार्टी जीते तो यही जीते कि हम इनका सप्लाई काट देंगे, क्योंकि दोनों को हमको ही सप्लाई कर, जो पैसा लगेगा दोनों की इन्वेंटरीज में वो हम ही देंगे। आर्मीज को जो खाने के लिए गोडाउन में गेहूं चाहिए वो सारा हम ही देंगे। तो सिंपल सा, रॉथस्चाइल्ड्स उस पोजीशन पे है कि दो पार्टीज अगर लड़ रही हैं, युद्ध हो रहा है, अगर मैंने इनकी सारी सप्लाईज काट दी, आर्मी कब तक जिंदा रहेगी बॉस? ये वाली अटैक करके खा जाएगी। सो रॉथस्चाइल्ड्स हेल्ड दैट प्रोमिनेंट पावर। बाय द वे, आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, द मोस्ट पावरफुल लोग हैं, वो किसी भी लिस्ट में ही नहीं है। दे डोंट वांट टू कम इनटू अ लिस्ट। पूछना ही चाह रही थी आपसे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट या अमीर फैमिलीज या कंपनीज ऐसी कौन सी है जो लोग नहीं जानते दुनिया की? देखिए, शायद सुना होगा, जाना होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। जैसे हिस्ट्री से लोग इस चीज को कभी देखते नहीं है। हम चले जाते हैं ना थोड़ा 1300s और 1600s के टाइम पे, ठीक है? एक कंपनी थी, सिर्फ एक कंपनी, जिसका काम था सिर्फ ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग इन द सेंस स्पाइसेस की ट्रेडिंग करना, मेटल्स, टी की ट्रेडिंग करना। उनका पहला हब रहता था इंडिया और चाइना, और साउथ एशिया में वो लोग कवर करते थे। धीरे धीरे पता नहीं चला कि उनकी मोनोपोली इतनी बढ़ गई कि वो ग्लोबली 5% जीडीपी को कंट्रोल करने लग गए थे। 5% जीडीपी को एक कंपनी कंट्रोल कर रही है, दुनिया के, देश का नहीं बोल रहा हूँ। और फिर क्या हो गया कि उन्होंने धीरे धीरे मिलिट्री को अपने अंदर रखा, पॉलिसीज को अपने अंदर रखा, पॉलिटिशियंस को अंदर रखा। और ये चालू किसने की थी कंपनी? ये ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज ने चालू करी थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मतलब पता, हमने हिस्ट्री में सब पढ़ा है, बट द शेयर पावर जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, टू मच पावर। इट वाज ओनली आफ्टर द 19th century कि चलो वो डिसॉल्व होने के आया, हर जगह क्रांति मची, बट द काइंड ऑफ ह्यूमंगस पावर दे वर हैविंग, दैट वाज अमेजिंग। एक 13 ब्लड लाइन्स करके है, आज भी हम उसकी बात करते हैं। बंडी फैमिली होगी, रॉथस्चाइल्ड्स होगी, दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आज के समय पे ये जो अरबपतिज हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स को भी किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि अफरा तफरी मचाई जा सके। आई मीन, दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ वेपनरी सिस्टम
कि वो एक इवेजन में पूरे के पूरे देश को रात भर में गायब कर सकते हैं। ह्यूमन माइंड। एग्जैक्टली। एंड राव्या, ये चीज कलयुग में होने वाली थी, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट आई विल टेल यू, जो लोग अगर स्पिरिचुअल साइड में ये पूछते हैं ना कि महाभारत में अगर इतने बड़े वेपन्स थे, ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, रामायण में अगर इतने बड़े वेपन्स थे, तो ये क्यों गए? बिकॉज ऋषि लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी, संत लोगों को, कि एक्सप्लॉयटेशन तो इंसान का पहला चीज है। उसको अगर हाथ में पकड़ा दिया ये ब्रह्मास्त्र, तो ये तो आओ देखो ना तो पूरे सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। एंड दैट्स व्हाई सीक्रेट को कोवेटेड रखा गया, इसके सारी चीजें डिस्ट्रॉय की गई, बस उसके एलिमेंट्स दिखते हैं। मोहनजोदारो की जब खुदाई की गई थी तो वहां पर सबसे पहली चीज मिली रेडिएशन, और वो रेडिएशन वाज इक्वल टू न्यूक वेपन्स। एंड उसी एरिया को देखा गया था तो पता लगा था महाभारत के समय पे जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था एक बार, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंसिडेंट्स। एक जब हमारे इनके बेटे द्रोणाचार्य के जो बेटे थे, उन्होंने अश्वत्थामा, जब उन्होंने भी एक बार इस्तेमाल करने की कोशिश किया था, तो द ट्रेसेस वर आउट देयर। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज दीज रिचेस्ट फैमिलीज, दीज बिग फैमिलीज, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करी, वैसे ही अगर मैं बाहर की भी बात करूं तो सेकंड रिचेस्ट, फॉर्मली रिचेस्ट फैमिली कहते हैं वॉल्टन्स फैमिली। वॉल्टन्स, जैसे सैम वॉल्टन वाज द वन जिन्हें वॉलमार्ट बनाया ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके। अब कोई इंडिया में बैठ के कैसे सोच सकता है कि भैया एक सुपरमार्केट बनाने वाला बंदा इतना पावरफुल हो सकता है? बट हमारे देश में भी जो सुपर मार्केट बनाने वाले वो 2 लाख करोड़ प्लस की संपत्ति कंट्रोल करते हैं। पीपल कैन गेस द नेम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पॉइंट है, हम लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, बिकॉज सैम वॉल्टन ने इतनी संपत्ति बना दी कि उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होकर, उनके बच्चे कुछ काम भी नहीं करते तो भी वो पैसा उनके पास है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। मैं लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, हाउ रिच आर थिंकिंग। अगर ये समझना है तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड एक बार घूम के आओ। स्विट्जरलैंड लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, बट स्विट्जरलैंड का एक बहुत बढ़िया स्टार्ट है, 7 में से 1 व्यक्ति वहां पर मिलियनर है। स्विट्जरलैंड में 7 में से 1 व्यक्ति मिलियनर है, एंड दे हैव वेरी सॉलिड रीजंस, फाउंडेशंस फॉर दैट, जो इंडिया के काफी विपरीत है। 68% स्विट्जरलैंड में चीजें रेंटेड है, ओन्ड नहीं है। चाहे घर की बात करो, लग्जरी व्हीकल की बात करो, 68% इट्स रेंटेड। क्योंकि हमारे देश में तो इस चीज को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने हमारे ग्रंथों को समझ लिया कि सब कुछ एक दिन माटी में मिल जाना है। प्लस दे फील इट्स नॉट वर्दी इनफ टू ओन थिंग्स। स्पेसिफिकली जब आपको शिफ्ट करना है तो पुरानी चीज वेस्ट हो जाती है इफ इट डजंट हैव अ वैल्यू। दूसरी चीज, दे आर स्पेंडिंग, द एंटायर नेशन स्पेंड्स मोर देन 5% ऑन देयर एजुकेशन। इंडिया में इट इज लेस देन 1%। सेल्फ एजुकेशन तो भूल ही जाओ, 5% स्विट्जरलैंड में वहां पर स्पेंड किया जाता है। तीसरी चीज जो वहां पर है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे ऑलवेज फॉलो अ मल्टी बैंकिंग सिस्टम। मल्टी बैंकिंग सिस्टम इन द सेंस, उनका एक बैंक अकाउंट होगा जो उनके दिन भर के खर्चे के लिए इस्तेमाल होगा, एक बैंक अकाउंट होगा जो का इस्तेमाल होगा कि आपको अगर आपके कुछ एसेट्स ओन करने, इक्विटीज ओन करने, बॉन्ड्स ऐड करने, तो दूसरा, और तीसरा होगा जो उनके कंट्री में नहीं है, बाहर है। वो ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कल को अगर कोई इन्वेजन हुआ, कुछ हुआ, तो मेरा एक अकाउंट इंग्लैंड में है, मेरा एक अकाउंट इंडिया में है, वहां से, एंड उसी से वो फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे कम कहां पर करेंसी हो रही है उसके बेसिस में खरीद के महंगे पे बेचे। दीज आर 3 अकाउंट्स, दिस इज अनदर रीजन। एंड फाइनली स्विट्जरलैंड के लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जो हमारे देश में गलतियां बहुत लोग करते हैं, कि जो असली वेल्थ होता है वो लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। Yeah. We believe in showing here, show off. Exactly, Now we exactly. have people like PR also, आपकी wealth बताने के लिए. Absolutely, absolutely. And it's all PR. जो असली wealthy है, they don't want to tell. They will They never. will never. जैसे मैं आपको इधर भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, just because we are conversing, और हमारी बातों में तो चीजें निकल ही आती है। एक चीज नोटिस करना, मैं आपके ऑडियंस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? जो एक्सट्रीम रिच बिलियनर होते हैं, जो एक्चुअली में होते हैं, जिन्होंने खुद से अर्न किया है, रेयरली 3 कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। We spoke about this last Did time. we? Yes, yes. Okay. I can't Because recolor. they do not spend a lot of. No, so we talked about dress. I'm talking about color this time. Okay. Color. Okay, so we are now going to color. So extreme rich 3 colors नहीं पहनते हैं. They don't wear extreme red, dark pitch red नहीं पहनते हैं. Okay. Because that is a sign of threat. They don't want to sound as a threat. Plus flashy काफी रहता है. आप जब dark red पहनते हो, flashy होता है.
एक्सट्रीम रिच, मैं जिन्होंने खुद से बनाया उनकी बात कर रहा हूँ, दे डोंट वियर वेरी गोल्डन या सिल्वर काइंड ऑफ ड्रेस। राजा महाराजाओं का समय गया, आज के समय की बात करें। वाई? बिकॉज ये काफी ऑस्टेनिशियस हो जाता है, मतलब ये ऐसा शो ऑफ फ्लेम्बॉइंट, दे वांट टू बी सटल एज वेल एज रिच, दे डोंट वांट टू। एंड वो कभी भी जो फ्लोरेसेंट या फिर हम कह सकते हैं जो नियॉन टाइप रहते हैं वो नहीं पहनते, बिकॉज ये थोड़ा सा यूथ और कैजुअल टाइप का आता है। दे डोंट वांट people don't take you seriously. seriously absolutely। so ये तीन कलर वो नहीं पहनते, so they are so smart even in deciding the colors। वो बेसिक्स पहनते हैं। हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी, मार्क जुकरबर्ग बेसिक्स पहनता है, बिल गेट्स बेसिक, इवन मुकेश अंबानी फॉर दैट मैटर, ही इज वेयरिंग बेसिक्स, या तो स्ट्रिप या तो बेसिक, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज दीज रिच पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कलर जो आप पहन रहे हो। वहीं पर एक न्यूली मेड रिच इंसान होता है, वो हाथ में 10 गोल्ड पहनेगा, यहाँ पर ये पहनेगा, वहां पे वो पहनेगा, गोल्डन टी शर्ट पहन के घूमेगा, बिकॉज ही वांट्स टू फ्लॉन्ट दैट। This is out of context, but this ये डॉली चाय वाला, my God, हम क्या ही बोले, मतलब यार just बट yesterday, आपने, बिकॉज यू रेज दिस पॉइंट, डॉली चाय वाला, ये यार देखो, these flashy flashy है, bang, and this bang. is not rich। Virality is the biggest enemy of any person who wants to become rich। दिस इज बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट दिस इज, आपको मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। ऑडियंस को याद होगा, आज से कुछ साल पहले, कुछ क्या 2 साल पहले एक वीडियो चलता था, भाई 500 रुपए दे पर मेरे को लैंड करा दे। एवरीबडी सेड ही इज द न्यू सेंसेशन, वो चले गया। दूसरा एक सिंगर आई, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, टुडे नोबडी, शी इज हार्डली गेटिंग 5-10,000 व्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद तो देयर इज अ सीरीज ऑफ पीपल हु हैव कम ओवर हियर। फिर एक बंदा आया था जो बोलता था, वो लड़का होके लड़कियों जैसी हरकतें करता था, मिस्टर कलाल करके कोई है। हाँ, so again kind of lost their relevance। so these short spurts of showing that we have become rich doesn't last longer, because it all ends about financial management, and rich people know how to manage their finances। that's the key, that's the key। तो ये शॉर्ट रन में अगर पैसा आया, आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, देखिए लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होंगे, ये होंगे, बट स्टिल आपको वो मैनेज करते आना चाहिए। अच्छा, हम आते हैं इंडियन फैमिलीज के कॉन्टेक्स्ट में। जब ठीक हम ये फैमिलीज की बात कर रहे हैं जो बाहर के, जैसे रॉकफेलर या रॉथस्चाइल्ड है, सो क्या इंडिया में भी ऐसी पावरफुल फैमिलीज हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंट्रोल करती है? देयर आर देखिए, 2 का नाम ए से शुरू होता है, एक का जे से, एक का टी से। हम जे टी की बात कर लेते हैं, ए आप लोग डिसाइड कर लीजिए। देखिए क्या होता है, हरियाणा की अगर अपन बात करते हैं, हिसार हरियाणा की बात करते हैं, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि हरियाणा से तो सिर्फ पहलवान निकलते हैं, अखाड़े वाले निकलते हैं, या तो फिर एथलीट्स निकलते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। लेकिन किसी को नहीं पता कि 1930 में वहाँ पर एक व्यक्ति है हरियाणा में, जो हरियाणा की फैक्ट्री में काम कर रहा है। फैक्ट्री में काम कर रहा है इन द सेंस स्टील मेटल, इंग्लैंड के कुछ कंपनीज हैं उसमें वो काम कर रहा है, क्योंकि तब तो ब्रिटिश शासन था, तो उन्हीं की प्लांट्स रहती थी। वहाँ पे काम करते करते वो एक दिन एक पाइप जब वर्क कर रहा था, पाइप पे लिखा दिखता है मेड इन इंग्लैंड, और 21 साल की उम्र में वो सोचता है, यार मेड इन इंग्लैंड ऐसे कैसे, हमारे देश का, हम हमारे देश में ही रह के हम क्यों नहीं बना रहे। तो उस बंदे ने बोला, यार भाई को बोला कि एक काम करते हैं, मैं ये छोड़ रहा हूँ और मैं अपना इंडस्ट्री बनाऊंगा। भाई बोला, तो पागल है क्या, ऑलरेडी हम आज़ाद नहीं हैं, ऑलरेडी हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो कैसे करेगा। वो बोला, मैं करके बताऊंगा। ठीक है, हो गया। अब पहली बात तो स्वाभाविक सी बात थी, जो बंदा एज एन एम्प्लॉय, एज अ वेज वर्कर काम कर रहा है, उसके पास कैपिटल तो होगा नहीं, पैसा कहीं से नहीं है। तो उसने बोला क्या करें, तो उसने बोला एक काम करते हैं। उस समय पे टाटा कंपनी जो थी, टाटा कंपनी प्रोवाइड करती थी अपनी कुछ पाइप्स, ठीक है, और वो पाइप्स के कुछ फ्रैगमेंट्स में प्रोवाइड करती थी, मतलब ये पाइप का नॉब इधर रहेगा, ये पाइप का ये इधर रहेगा, ये रहेगा। तो वो क्या करने लग गए, जो मेन पार्ट था वो टाटास का लेने लग गए, उसको अच्छे से पैकेजिंग करने लग गए, रिफाइन करने लग गए। टाटा मतलब क्वालिटी, तो क्वालिटी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और वो उसको रीसेल करने लग गए। टाटास को ये बात पता लग गई, बोले यार इससे थोड़ा रेवेन्यू कम हो रहा है। पहले हल्के में ले रहे थे टाटास, बट देन दे रियलाइज कि भाई ये तो बहुत वो चीज़ हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो आप, उनने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया कि भाई अब आप हमारे पार्ट्स नहीं ले सकते हो। तो अब टेक्निकली तो उनका बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि अच्छा ये बात है, अब मैं अपनी फैक्ट्री लोन लूंगा, सब लूंगा, अब मैं खुद चालू करूंगा। उन्होंने अपनी फैक्ट्री चालू करी, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज टू बी इन आवर कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट जिंदल फैमिली। आगे चलकर क्या हुआ, जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे सारी संपत्ति ट्रांसफर करी। उन्होंने कहा बच्चे काम करेंगे, 4 बच्चे हुए उनके, जिन्होंने जिंदल 100 हो गया, जिंदल पावर हो गया, इस तरह से बंटवारा हो गया, एंड कुशल मंगल तरीके से बंटवारा हुआ। एवरीबडी विल फाइंड आउट डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क अराउंड, बट उनकी वाइफ को ये पावर दिया गया कि ये स्टेक तुम्हारे पास रहेंगे। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड द रिचेस्ट
लेडी इन आवर कंट्री, रिचेस्ट लेडी के पास ही अगर आप बात करोगे तो टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से बात करें तो 40 लाख करोड़ के भी ऊपर की संपत्ति है उनके पास अक्रॉस एवरीथिंग, अगर हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री सारे उनके नाम पे हो रही है। अब उस 4 बच्चों के हिसाब से भी दी गया, 2-3 इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी चली गई, बट नहीं, अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ हाउ दे आर पावरफुल, तो उन्हीं में से एक बेटे थे, लेट पीपल गेस इन द कमेंट, बीच में काफ़ी अखबारों में आया था, उनके बेटे के ऊपर एक लड़की ने, शी वॉज 32, एलिगेशन लगाया कि मुझे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया। इन्होंने पहले रूम पे बुलाया गया, मैं पहले दोस्त थी इनकी, रूम पे बुलाया गया एंड देन सेक्सुअली उनने ज़बरदस्ती करी एंड पोस्ट दैट ही प्रॉमिस्ड कि मैं तुमसे शादी भी करूंगा, ऑल्दो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट कहा था मैं डाइवोर्स दूंगा, शादी करूंगा, बट रात गई बात गई, उसके बाद ना उनने देखा ही नहीं। तो वो लड़की फाइनली उसने चप्पी खोली हर जगह, पुलिस स्टेशन पे जब वो गई तो उन्होंने बोला इतनी बड़ी फैमिली है तो हम इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। तो पहली बात है, देखिए पुलिस भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, द गर्ल इटसेल्फ इज लिटिल स्कैर्ड, शी वेंट टू सम सोशल वर्कर्स एंड ऑल दीज पीपल, उन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, कोई जस्टिस नहीं दिला पाए, फाइनली कोर्ट का दरवाजा उसको खटखटाना पड़ा, बार बार गए, फाइनली वो कोर्ट पे आया। कोर्ट के बाद भी ये चीज़ इसलिए स्टीम पकड़ी बिकॉज मीडिया कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हुई, सो मीडिया ने उधर स्टीम दिया, फिर पता लगा कि यस देयर इज सम ट्रूथ टू दिस बिहाइंड दिस, और ये आपको अखबारों में और न्यूज़ में बिल्कुल दिखेगा, तो ये आलोचनाएं उठी गई। तो रिच फैमिलीज में ये चीज़ भी देखी गई है कि इनके जो कुकांड होते हैं जो ये लोग करते हैं, इसको कवर अप बहुत अच्छे तरीकों से किया जाता है, जो यहाँ पर भी करने की कोशिश करी। तो दिस इज वन फैमिली, अनदर फैमिली इज टाटा फैमिली। सो ये तो करीब करीब अगर टेक्निकली देखे जाए 200 साल से हमारे इधर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बिजनेस किया है। नुसरवंजी टाटा वाज द फर्स्ट वन हु केम ओवर हियर, एस्टैब्लिश्ड काफी सारी चीजें। स्टार्टिंग में ये लोग कॉटन का काम करते थे, सो ब्रिटिशर्स के साथ इनका हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप रहता था। हाँ, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि उस समय के हम अगर इफ वी टॉक अबाउट दीस बिलियनेयर्स, संपत्ति कैसे जमा की उन्होंने? माय क्वेश्चन वाज दिस, क्योंकि टाटास दे वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिश यस, एंड इसी वजह से अपनी कंपनी को और बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए, एब्सोल्युटली, चाहे वो पावर हो, या फिर कोई ये नहीं सोचता कि टाटास ये एथिकल, मोस्ट एथिकल ग्रुप बना कैसे। जी देयर जी वाज अ जी ट्रांजिशन, हम्म, तो ओपीएम के ऊपर काफी काम चलता था, अफीम। अफीम, जी हाँ। तो उस समय पे क्या हो गया कि इन्होंने काफी सालों तक काम तो किया, बट एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन आ ही जाता है, इंसान अच्छा होता है ना, तो उसको एक पॉइंट पे रियलाइजेशन होता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमने काफी वो चीज किया। दूसरा रियलाइजेशन क्या था कि जब उनके बाद जो नेक्स्ट टाटाज आए, जमशेदजी टाटा हो गए, तो एक बार ऐसे ही वो सड़क पे चल के जा रहे थे, जमशेदजी टाटा सड़क पे चलते चलते, अब वो तब तक तो डेफिनेटली थोड़े बहुत रिच थे, एक होटल देखते हैं, अब उस होटल के बाहर एक बोर्ड देखते हैं, बोर्ड में लिखा रहता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तभी उन्होंने खुन्नस खा के ताजमहल पैलेस, ताजमहल होटल बनाया, जो कि हमारे देश का पहला ऐसा होटल था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था। जी उससे पहले लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता था, लालटेन और हम्म, मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। बट लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस विच अ रिच फैमिली का पैदा हुआ बंदे को मिलता है वर्सेस अनदर फैमिली। अगर राविया, मैं ऑडियंस से भी पूछता हूँ, आज आपके घर पे कोई मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल क्लास फैमिली में कोई बंदा पैदा होता है, वो जॉब छोड़ के बिजनेस करता है, घर वालों से 5 लाख रुपए लेता है, वो अगर बिजनेस डूब जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो दूसरी बार उठ के एक और कुछ ट्राई कर पाएगा, करेक्ट? चलिए दूसरी बार वो 50 लाख का ऐसे करता है, 50 लाख भी डुबा देता है, क्या उसको वापस मौका मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी जब पलट कर आए तो उनको सबसे पहले एक छोटा सा प्लांट दिया गया, विदेश से जब पढ़ के आए, कि इसको संभालो। वो प्लांट बंद हो गया, ओके ठीक है। एक कंपनी ऑलरेडी उस समय पे डूब रही थी, नेल्को करके, उस समय पे ये रेडियो ट्रांसमिटर्स बनाती थी। इनको बोला गया कि आप जाके इसको संभालो, हमको लगता है आप संभाल सकते हो, दूसरा मौका मिल रहा है। इन्हें दिमाग भी अच्छा लगाया, उन्होंने बोला भैया रेडियो का जमाना गया, रिफ्रेम करते हैं, सैटेलाइट वाली चीजों का जी जमाना है, उसमें आते हैं। बट वो भी 3 साल बाद बंद हो गई, 2 बार फेल। 2 बार एक गरीब, एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को इतना मौका नहीं मिलता जितना एक रईस के घर पे द पैदा। प्रिविलेज दे हैव। प्रिविलेज। प्रॉब्लम यह है कि हमारा देश इमोशनल लोगों का देश है। जी आप एक नरेशन चला दो, एक प्रोपेगेंडा चला दो, हर कोई इमोशन में बह जाता है विदाउट थिंकिंग फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्ट। किसी को आप कह दो मेहनत करोगे फल पाओगे, लेकिन हमारे देश में मेहनत करोगे फल पाओगे नहीं, मेहनत करोगे और पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना करोगे तो फल पाओगे। दिस इज द हार्श रियलिटी। अभी कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगे कि दिस इज द रियलिटी इन आवर कंट्री। आप अगर हमारे देश से पॉलिटिक्स हटा दो, बिजनेसमैन नहीं थ्राइव कर सकते। तो वही वाली चीज, तो रतन टाटा जी ने इस प्रकार से पूरी तरीके से, रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने दिस वे, जो हम 4 हमने फैमिलीज बताई है, 2A, J एंड T, T. दे आर द वंस हु आर द मोस्ट
प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल। इससे पहले ना बिरला फैमिली भी होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ Decisions. डिसीजंस लिए जो शायद उनके फेवर में, जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ, बट दे आर ऑल्सो इनटू अ लॉट ऑफ चैरिटी। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो शायद कहीं पे कवर नहीं हुआ होगा, तो लेट मी टेल यू। सो एक बार ओशो, एवरीबॉडी नोस, सो ओशो के काफी ज्यादा फॉलोअर थे ये, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड पूरा उस समय पे, आई थिंक राजेश खन्ना तो उनके इधर बोले थे मैं गार्डनर बन जाता हूँ, इस तरह सारी चीजें हुई थी। तो ओशो के पास दिस ग्रुप हैड एक्चुअली कम 80s में, उन्होंने कहा था हम तुमको 10 करोड़ देंगे चैरिटी। 80s का 10 करोड़, आप समझो, लोगों को गेस करने दीजिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज के समय पे कितना होगा। सो वो बोले 10 करोड़, बट उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहला शर्त रखा कि भाई भगवानों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलोगे, जो हमारे ईश्वर है, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए। अब ओशो रहे अपने मनमर्जी वाले, बोले भाई मैं तो मेरे हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा आप महात्मा गांधी को कुछ नहीं बोलोगे। अब ओशो रहे थोड़े हाइपर प्रैक्टिकल इंसान, वो तो भाई जो मन में आएगा मैं बोलूंगा, अटैक हो या जो भी हो। और तीसरी चीज बोले कि बोले आप सेक्सुअल चीजों के बारे में बात करना बंद कर दोगे। That cannot happen. सो ओशो ने बोले आपके पैसे आप अपने पास रखिए। उस समय से थोड़ा सा एंटी वहां पर हुआ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ओशो के तो बाहर तो एंटी उनके अमेरिकन तो पूरे हो गए थे। ओशो जाते हैं अपने जेल में, पहली चीज देखते हैं, मतलब उधर का तिहाड़ जेल आप समझ लो, ठीक है, सबसे बड़ा जेल। पहली चीज वो देख रहे हैं कि यार पूरा जेल खाली है, मतलब सारे जो उनके inmates हैं। हाँ सारे गायब हैं। चलो ठीक है, वो जाते हैं अपना कपड़ा वपड़ा जो भी छोटा मोटा होता है वो लेते हैं। और उस दिन जो मैन पावर भी रहती है, जो 300-400 की रहती है, इट इज 3-4। Okay. व्हाट इज हैपनिंग, शिफ्ट क्यों हो गए? ठीक है चलो, सामान उठाए, गाड़ी लिए। 2 घंटे बाद खबर आती है कि उसी प्रिजन में ब्लास्ट हुआ है। Oh. Why I'm telling this is these powerful people, entities, they play nasty games everywhere. आप जस्ट इमेजिन करो राव्या, भारत जैसे देश में जहां हम बोलते हैं कि रिच एंड पुअर की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, एक साइड पे आप देखो क्या है और दूसरे साइड पे एक्सट्रीम है। मतलब एक साइड पे आपको देखेंगे 5,000 करोड़ के घर और दूसरे साइड पे स्लम एरियाज हैं। एक ऐसा देश जहां पर ये चीजें हैं, वहां पर लोग सुबह के 5 बजे से लाइन पे लगे और कुछ लोग पिछले दिन के रात से लाइन पे लगे हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन 16 का लॉन्च हुआ है। भाई साहब, आप वो 1.5-2 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हो, वो 1.5-2 लाख का अगर वो सेल्फ एजुकेशन जो स्विट्जरलैंड वाले करते हैं 5%, अब वो 2 लाख अपने एजुकेशन पे खर्च कर दो बॉस, एक स्किल सीख जाओ। उस 2 लाख से आप 2 करोड़ बना सकते हो। And also इंडिया में ना there has always been a division starting from beginning, चाहे फिर वो religion के नाम पे हो, चाहे वो अमीर गरीब के नाम पे हो, there's always यही चीज मैं आपको, बिकॉज यू हैव बॉट एन इंटरेस्टिंग इनसाइट, ये जो डिविजन फॉर कास्ट रिलीजन, मुझे लगता है हमारे देश में 2 स्टेट्स हैं, जब रिच और पुअर की बात करें, जो जिनके साथ बहुत गलत हुआ है। वन इज बिहार एंड वन इज यूपी। एज अ सर्वे डन रिसेंटली, 33% households in Bihar, they don't even own a single piece of land. 33% is a staggering number. द रीजन क्यों बिहार और यूपी में हुआ है, बिकॉज वहां पर हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स खेला गया है। लोगों के दिमाग में ये चीजें भर दी गई है, हेट्रेड भर दी गई है। आप खुद सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे क्यों नहीं देती, बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। जैसे अगर बिहार की अगर आप बात करते हैं और यूपी की बात करते हैं, तो एक स्टेट उनमें से ऐसा है जिसमें 10 बार सरकारें अनस्टेबिलिटी के कारण चेंज हुई है, दूसरे 30 साल में 20 बार चेंज हुई है। अनस्टेबिलिटी आप देखिए, क्योंकि हर बार कास्ट बेस्ड रिलीजन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। सी गुंडाई भी बहुत है ऐसी जगह पर, बेसिकली पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागिरी बहुत है। और अगर कोई शुरू भी करना चाहता है तो हफ्ता वसूली के नाम पे दे कैन नॉट डू इट। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम दैट द लोकल्स शुरू में, नाउ तो आई हैव हर्ड दैट थिंग्स हैव चेंज्ड अ नाउ लॉट, थिंग्स आर चेंजिंग, बट उन्होंने उन दोनों स्टेट्स को ना 20-20 साल पीछे कर दिया, which is a very bad thing. Again, talking about this rich culture. अच्छा, और एक विवादित स्टेटमेंट देता हूँ, आई डोंट नो कितने लोग पसंद करेंगे, पसंद कर लो तो लाइक कर देना, बट बहुत लोग नहीं कर सकते हैं। जी। हमारे देश में करोड़पति बनना आसान है, बट मेंटेन करना सबसे वर्स्ट है, बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट कहा था कि हमारे इधर इतने रिच लोग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। आपको फैक्ट बता दूं, अभी हाल फिलहाल का फैक्ट है, 32,800 लोग हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाले हैं, बट वो लोग भी देश छोड़ेंगे। आप जाके अखबार पढ़िए, गूगल कीजिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, मिलियनर्स आर लीविंग इंडिया। क्यों? उसका सिंपल सा देश है। एंड गोइंग वेयर, यू नो, आप बताइए। दुबई। Yes. मोस्ट ऑफ देम दुबई, यमन, इस तरह की जगह पे जा रहे हैं। उसके भी रीजन है, विल टॉक अबाउट दैट। तो क्यों जा रहे हैं?
इसका सिंपल सा है, हमारे देश में मेंटेनिंग रिच इज सो डिफिकल्ट बिकॉज 30% का डायरेक्ट टैक्स लग जाता है, 12% का इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, टैक्सेस तो वहीं पर चले गए। थैंक्स टू फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जो जेनरिक ज्ञान देंगे। कुछ लोग इसमें मेरे को भी हेट करेंगे कि तुम डिमोटिवेट, नहीं मैं सच बता रहा हूँ। क्या आपने सुना है 25,000 की अगर आप SIP करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करते हो, 13 साल में आप करोड़पति बनोगे? बिल्कुल बनोगे। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि 7% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मैं CPI प्लस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी तो ऐड करो। क्या आप जिस तरह का मोबाइल 10 साल पहले यूज करते थे, 5 साल, क्या उसी तरह का मोबाइल यूज करते? पहले आप कीपैड यूज करते थे, आज आप क्या यूज करते हो? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो ऐड करो। 7% से अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है राविया, तो वो 13 साल में जो आप 1 करोड़ बोल रहे हो, उसकी वैल्यू 42 लाख होती है। क्या आप करोड़पति बने? नहीं, आपको 20-25 साल लग जाएंगे उस हिसाब से करने में। बट नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल सब, अरे हाँ 25,000 की SIP करेंगे तो हम ये बन जाएंगे। नहीं होगा भाई। द ओनली वे अ मिडिल क्लास पर्सन कैन बिकम रिच, एक ही तरीका है जिससे एक मिडिल क्लास इंसान रिच बन सकता है, और वो है रिच लोगों को हेट करना छोड़ के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाए। वो जब तक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स नहीं बनाएगा, एक कोविड उसका पूरा नौकरी, उसका पूरा सब कुछ लेके जा सकता है। एक नौकरी गई, सब गया। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एटलीस्ट 3 बनाओ और जलना बंद करो। अभिषेक, अगर हम बात करें फ्यूचर और प्रेजेंट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, तो आप मोनोपोली को इनके हाथ में किस तरह देखते हैं? बिकॉज अगर हम एक सेक्शन देखें, अगेन एज आई हैव लर्न फ्रॉम यू दैट नॉट टेकिंग द नेम्स, तो एक सेक्शन है जिनके पास पावर है और टेलीकॉम है, एयरलाइंस भी है, एयरपोर्ट्स हैं, सॉरी। जी जी जी, उनके पास, और एक सेक्शन है जिनके पास एनर्जी और पोर्ट्स है, और फोन का भी कुछ और है, दूसरा ठीक है जिनके पास पेट्रोलियम और टेलीकॉम है। अब इसके अलावा ये लोग ना फ्यूचर में भी दे आर इन्वेस्टिंग राइट इन टेक्नोलॉजी, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन EV बैटरीज, लिथियम बैटरीज। क्या तो क्या फ्यूचर इंडस्ट्रीज को भी ये कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा है। वो 2 ग्रुप कौन से, वो तो खैर लोग बता देंगे, बट बिल्कुल मोनोपोलीज ये फ्यूचर में भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप ना इनकी हिस्ट्री देखिए, ये हमेशा आगे की चीज़ सोच के करते हैं। सो एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति होता है जो गुजरात से आता है मुंबई। बोरीवली में जितने लोग रहते हैं उनको पता होना चाहिए, एक धनजी स्ट्रीट करके है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। भाई साहब, धनजी स्ट्रीट में आप लोगों को इंसान दिखेगा जो कुर्ते में है, पजामे में है, जेब में उसके पास नोकिया का विदाउट वो क्या मोनोफोनिक रिंगटोन वाला फ़ोन रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो बजाज चेतक में जा रहा है, लेकिन उस बंदे की संपत्ति 1000 करोड़ के ऊपर होगी। सो बोरीवली का ये वाला जो एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सारे डायमंड मर्चेंट्स आते हैं। सो एक व्यक्ति उस समय पे गुजरात छोड़ के यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर आके बिजनेस देखते हैं कि भाई व्यापारी कैसे काम करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बट वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे को अपना कुछ करना है। तो ही स्टार्ट्स वर्किंग विथ महिंद्रा, बिकॉज उस समय पे वो भी इसकी ट्रेडिंग में थे। एंड देन इवेंचुअली वो ग्रो करते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई उस समय पे वो डायमंड्स पे गए। दूसरी बार उन्होंने देखा कि भाई अब किस चीज़ पे जाना चाहिए, वो प्लास्टिक की इंडस्ट्री में गए। फिर तीसरी बार उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहली चीज़ देखी कि भाई जब तक हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को हम मित्र नहीं बना लेते हैं, तब तक काम नहीं बनेगा। तो उस समय से 1990s में ही उन्होंने, पटेल साहब आई थिंक सो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। मैं पूरा नाम नहीं गेस कर पा रहा हूँ, गुजरात के लोग जो भी देख रहे हैं या जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो बता दीजिए कौन से पटेल थे। तो उनके साथ उन्होंने संबंध अच्छे रखे, तो उन्होंने पोर्ट के बिजनेस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया। आप ट्रांजिशन देखिए, डायमंड्स वो वर्किंग, प्लास्टिक वाज वर्किंग, फिर ट्रांजिशन उन्होंने कर दिया, पोर्ट्स पे आ गए। पोर्ट्स में भी के बाद फिर उन्होंने आ गए वो माइनिंग में भी आए। माइनिंग में इनफैक्ट ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 720 या 730 एकड़ इनको मिलनी चाहिए थी। इन्होंने, बिकॉज इनके मित्र काफ़ी अच्छे थे, लोग अच्छे रहते हैं ऐसे इन जनरल, तो उन्हों से बात कर करके इनको करीब करीब 1200 एकर्स एक्स्ट्रा मिल गए थे, जिसपे कि काफ़ी लोगों ने हाँ प्रोटेस्ट। This is not extra. अच्छा, और sounds like extra. इस पे इन्होंने क्या कहा था, बिकॉज पावर के इस पे उन्होंने कहा था कि भाई इधर जो 700 वाले की बात है उसका कोल एग्जॉस्ट हो गया है। बाद में एक क्या बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने जाके बोला भाई अभी तक तो इसका 50% भी नहीं निकाला, इन्होंने मोटी मोटी बातें करके सब कुछ ले लिया, बट ठीक है जो भी है। और एक हैरानी की बात है कि 2019 में 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग हो रही है, 6 में से 5 बिना देखे दाखे और इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट सारे के सारे एयरपोर्ट्स इनको मिल रहे हैं जी। पर आप ये सारे एडवांटेजेस छोड़िए, वो तो हमने बात ही कर ली है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो रहता है, बट आप देखिए किस तरह से इंडस्ट्रीज धीरे धीरे चेंज की जा रही है। और अनाउंसमेंट आज से 4 साल पहले किया गया कि हम रिन्यूएबल में घुस रहे हैं, रिन्यूएबल को अच्छा से बनाया गया है, एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट AI। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इधर वेल्थ
जो टॉप 1% के पास है वो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे इधर वेल्थ पूरी दुनिया में सबसे अजीब तरीके से वेल्थ हमारे इधर ही वर्क कर रहा है। इलॉन मस्क के ऊपर एक खबर आई कि सबसे पहला ट्रिलियनर ये बन सकता है, ठीक है, आने वाले 3-4 साल में ये ट्रिलियनर बनेगा। इलॉन मस्क बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 103% पर ईयर, विच इज वेरी गुड। बट हमारे देश के हम जिस उद्योगपति नाम लिख लीजिएगा जो वो बढ़ रहे हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास रिन्यूएबल एनर्जी है, वो 113% से बढ़ रहे हैं। 113% से बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट कि बीच में कुछ रिपोर्ट आई ये वो, अगर वो नहीं आती तो ही वॉज रनिंग एट 150%। साल में 150% अगर गुना करते हैं, एक सिंपल सा मैथ देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आप 150% से उसको कंपाउंड करते हो, आप कैलकुलेट करो 20 साल में आप कहाँ पहुंचोगे। तो मैं सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा हूँ, हम तो बात करें 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये चीज ना मोनोपोली रहेगी। अब मोनोपोली ना 3 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे, जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज कहता है वो है। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द गेम। हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, देखिए साइंस की एक बहुत बढ़िया बात है कि हम इंसानों को लगता है हम बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। पहली बार जब हम सुनते हैं तो उस पर हंस देते हैं और बाद में उसी को एक्सेप्ट करते हैं। 30 साल पहले मैं राव्या को अगर आके कहता कि राव्या अच्छा आपके किसी परिचित को हार्ट अटैक हुआ है, कोई बात नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, राव्या हंसती, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। आज मैं अगर बात करूँ तो राव्या एक्सेप्ट करेगी। उसी तरह अगर आज मैं लोगों को कहूँ हेड ट्रांसप्लांट के ऊपर काम चल रहा है, हेड हमारे एंशिएंट थ्योरी में हो चुका है, शिव जी ने क्या किया था टेक्निकली, हम लोग बहुत एडवांस थे, ठीक है। अभी देखिए कैसा वो हुआ, किसी को बोले, बट दिस हैज बीन अनाउंस्ड, साइबॉर्ग जैसा सिस्टम एआई एनेबल्ड होगा, 6 हाथ के थ्रू ये किया जाएगा। इट विल टेक टाइम। वो लोग बोल रहे हैं 5-6 साल, मेरे को लग रहा है ये 10-20 साल तो मिनिमम लगेंगे। 20-25 साल आराम से लगेंगे, बड़ी टीम्स लगेंगे, बिकॉज हेड ट्रांसप्लांट में तो न्यूरल सिस्टम कितनी चीजें मैच करनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जो भी है तो ये चीज है। तो एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग जिस पे ये लोग स्टेप अप करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जीज दे हैव ऑलरेडी स्टेप्ड। फॉसिल फ्यूल्स का एक सिंपल सा है, 10,000 साल बाद डिकम्पोजिशन के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं। और तीसरा है डेटा सेंटर्स। डेटा आप खुद देखिए सारी दुनिया किस चीज पे चल रही है, डेटा आज के टाइम पे ड्रग है, सबसे बड़ा ड्रग है डेटा के बिना आप रह नहीं सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि जियो के आने के पहले एवरेज कंजम्पशन जो पर मंथ किसी का भी होता था वो होता था 1 GB का। आज वही एवरेज कंजम्पशन 18 टाइम्स है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। Plus social media is a beast. You see, you have to upload everything, और जो भी आप अपलोड कर रहे हैं सब कुछ लोगों को नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए, क्योंकि लोगों का मेमोरी स्पैन इतना कम हो गया है कि आज जो डाला है वो कल भूल जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कल हम कार से जब ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसे ही गाने चलते रहते हैं, तो हमने एक पुराने उदित नारायण और इनके गाने लगा दिए, 7-7 मिनट के गाने होते थे। एंड सडनली पीपल वर लाइक अरे यार ये तो, क्योंकि म्यूजिक ही पहले 1 मिनट 1.5 मिनट चलता था, अला ला ला ये चल रहा, बोले अरे भाई मतलब पीपल हैव लॉस्ट दैट पेशेंस, बिकॉज 50 सेकंड की रील देख के हमारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, हमको 30 सेकंड में सारी चीजें चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो फैक्ट मैं एक बस बता रहा था कि बिलियनर्स के लिए ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है राव्या, इंडिया में भी बात करो बाहर भी बात करो। सो टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है, बिफोर आई कम टू सर्जी ब्रेन, किस तरह से मिडिल क्लास लोग भी अपॉर्चुनिटी लूज करते हैं जैसे बड़े लोग लूज करते हैं। एप्पल, हमने बात करी आईफोन 16 की, एप्पल सबको लगता है स्टीव जॉब्स ने बनाई है, कुछ लोगों को पता है कि स्टीव वॉजनाइक भी उनके साथ थे, बट बहुत कम लोगों को पता है कि 3 फाउंडर थे। एप्पल को बनाने वाले 3 फाउंडर कौन थे? एक थे स्टीव जॉब्स जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है, दूसरे थे स्टीव वॉजनाइक द मास्टर ब्रेन, और तीसरे थे रोनाल्ड वेन जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? रोनाल्ड वेन जब स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर सबसे यंग थे, 20 साल के थे, सबसे सीनियर सिटीजन 41 ईयर्स के थे, मतलब सबसे ज्यादा मैच्योर्ड, सिलिकॉन वैली उनको पता है, ही वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर, ठीक है। वो फर्स्ट इन्वेस्टर थे और फर्स्ट एग्जिट भी करा था उन्होंने 12 दिन के अंदर। 10% स्टेक था, 10% बेच दिया। कितने में बेचा था? $800 पे। क्यों? क्योंकि उनको लगा अरे क्या ही चलेंगे ये वो, डिड नॉट हैव दैट विजन। अगर वो उस चीज को होल्ड करते ना, आज उनके पास $300 बिलियन होते। वो तो मैच्योर्ड भी थे, दिमाग वाले भी थे। वो छोड़िए, ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी थी, बीच में यूएस में धमाका मचाती थी। आपको याद है वो समय राव्या, जब आज से 12-15 साल पहले हम लोग डीवीडी सेट्स लेने जाते थे, सीडी लेने जाते थे, दे वर द मास्टर इन यूएस। ब्लॉकबस्टर को एक मौका मिला, एक कंपनी तब एक गराज से निकल के थोड़ा आगे चल के बढ़ रही थी, नेटफ्लिक्स नाम की, उसको मौका था कि वो उसको खरीद ले। ईगो आ गया, बोले अरे ये क्या ही करेगी, ब्लॉकबस्टर खत्म हो गई, नेटफ्लिक्स $200 बिलियन प्लस हो गई। OTT has captured the एवरीथिंग। सर्जी ब्रिन, गूगल के मालिक, उनका तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है। सर्जी ब्रिन गए याहू के मालिक के पास उस समय पे कि भाई हमको $1 मिलियन पे खरीद लो। वो बोले अरे कौन खरीदेगा, छोड़ो, तुम्हारे अंदर क्या है।
उसके 3 साल बाद अपने आप को इतना बड़ा बना दिया, 4 साल बाद इतना बड़ा बना दिया कि इनको याहू ने ऑफर किया $3 बिलियन पे खरीदेंगे, इन्होंने बोला $5 बिलियन था, और याहू के पास वो पैसे थे उस समय, उससे ज्यादा थे, नहीं खरीदा। उसके 2 साल बाद याहू ही बिक गई $5 बिलियन में। This is all about, you know, the opportunity that you missed. एब्सोल्युटली। तो आज के समय पे जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरा उनसे एक सजेशन रहेगा, आप सिर्फ कंज्यूम मत करो, आप इसके साथ ये सोचो कि क्या हम काफी सटल हिंट्स दे रहे हैं, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट इंडस्ट्री, कौन सी विजनरी बनो, आगे क्या होगा वो सोचो। जस्ट बिकॉज मतलब दिस इज ऑल्सो, वी वर जस्ट टॉकिंग बिहाइंड द सीन, जस्ट बिकॉज राव्या इज डूइंग अ पॉडकास्ट, जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग, डजंट मीन एवरीवन शुड जंप इनटू पॉडकास्ट। बिकॉज जब आप करते हो ना, तब आपको पता लगता है इट्स नॉट दैट इजी। बॉस सेटअप लगाना, गेस्ट के साथ अरेंज करना, टाइमिंग मैच करना, हम लोगों को खुद 3 महीने से बात चल रही है तब जाके ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो make yourself a bit visionary, that is What about you know, जो प्रेजेंट में और फ्यूचर के जो उद्योगपति है, या उनके बारे में हम बात करें, हमें पारंपरिक उद्योगपति तो मिलियनेयर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, वी हैव टॉक अबाउट देम, बट व्हाट अबाउट दीज पीपल, जैसे पेटीएम के फाउंडर्स हो गए या फ्लिपकार्ट के हो गए, आप क्या देखते हैं, आर दे गोइंग टू डिसरप्ट द मार्केट, या ये इन्हीं पुराने जो यू नो बिलियनेयर्स हैं उनमें मर्ज हो जाएंगे? मेरे हिसाब से मर्जर के चांसेस ज्यादा हैं इवेंचुअली, ओनली 1 or 2 विल बी an outlier, we should not compare with that, because let's face it, कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट इन इंडिया आर लॉस मेकिंग कंपनीज, अभी भी हैं। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो ओल्ड फैमिली बिजनेस है, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, जितना एक्सेस इन लोगों के पास अभी हाल फिलहाल में नहीं है। सो इन लोगों के पास भारत में तो बॉस आपके पास वो 3 P तो होने चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, पावर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो वो इनके पास पावर थोड़ा बहुत ये कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं है, पैसा है, बट the other 2 elements are kind of missing for these new age people. आपने जैसे अभी you know, you said the 3 power rule, मुझे this is out of the context, but I will say मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर हम पॉडकास्टिंग देखें, since I'm doing it since a long time, इंडिया में पॉडकास्टिंग में कौन सा रूल चलता है? That's called ABC rule. Yeah, so इंडिया में अगर आप देखें, if you do a podcast on astrology, Bollywood and cricket, so people just love it. Yes, absolutely. Astrology के नाम पे आप कुछ भी बेचो, you know that 3 guys, right? क्या वीडियोस बन रही है, what are you sharing with people and you want them to do it, मतलब ऐसी रील्स कट के people are doing it. Absolutely. That's the saddest part, that कुछ जितना गंदा बोलोगे, बकवास बोलोगे, उतना ही ज्यादा रीशेयर होता है. Absolutely. That's very sad, you know. Absolutely. So this ABC rule, that's is interesting. there. This is for the podcasters who are watching this. yes. अब मैं बात करती हूँ मीडिया की. मीडिया को कितना कंट्रोल करते हैं ये पावर हाउसेस, जैसे हम बड़े जानते हैं, you know, few names like NDTV है या Network 18 है, CNBC, Network 18, correct, they are controlled by these big power houses. Correct. But अगर हम बात करें, you know, कितना अनहेल्दी है ये मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स कंट्रोलिंग द मीडिया? अनहेल्दी तो they है, can change it, yeah, so अनहेल्दी तो है, but again this is also a concept जो बाहर से आया राव्या. So for take an example, ओलिगार्क्स नाम की एक कंसेप्ट होता है जो रशिया से चलता है. सो ओलिगार्क्स की स्थापना ऐसी हुई थी कि पहले 7 से 8 ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, जिन्होंने कहा कि भाई सारा धन रशिया का हमारे हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए. इसके लिए क्या किया जाए? बोले अब हम पॉलिटिशियंस को जिताएंगे. पॉलिटिशियंस को कैसे जिताएंगे? लोग देखते हैं टीवी देखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से मीडिया कैंपेन करेंगे, क्योंकि जो उनके सबकॉन्शियस में हम डालेंगे वो वैसे सोचेंगे, वैसे करेंगे. तो उनका जो भी फेवरेट लीडर होता था, जो उनको कमिट करता था कि ठीक है सारे तेल के खदाने हम आपको दे देंगे, कोल के खदाने आपको दे देंगे, वो उनको जिताते थे. तो दैट इज वेयर दे स्टार्टेड ओनिंग मीडिया हाउसेस. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट रशिया के उधर से. देन अगर यूएस की अगर मैं बात करूं, तो यूएस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूएस में बहुत कम लोगों को पता है कि आज से ऑलमोस्ट 2-3 डिकेड पहले बिल गेट्स के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे. कांग्रेस उनके अगेंस्ट थी, वहाँ की कांग्रेस, मतलब वहाँ की बात कर रहा हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था. तो वहाँ से वो जैसे तैसे निकले और बहुत नेगेटिव इमेज बन गई थी. आज भी आप गूगल करेंगे तो वो डेविल के फोटो में आपको बिल गेट्स दिखेंगे और ये सारी चीज़ दिखेंगी. अब काफ़ी मीडिया हाउसेस बहुत बुरा बोल रही थी. 1 साल बाद सेम मीडिया हाउस का पहला हेडलाइन होता है,
द बिगेस्ट philanthropist बिल गेट्स इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये कैसे चेंज हुआ? फिर बाद में स्टेक होल्डिंग देखी गई, तो स्टेक होल्डिंग देखी गई कि भाई साहब 300 सबसे बड़ी रीजनल मीडिया हाउसेस में स्टेक ले लिए गए हैं। documentaries they have made on him, Yes. the kind of work he's एंड doing. पूरा पीआर ही बदल गया 1-1.5 साल में। फिर वापस एक एलिगेशन लगा उसके कुछ साल बाद कि भाई वो सेक्सुअली मॉलेस्ट कर रहे हैं अपने एक एम्प्लॉय को, और ये बाहर बात आई, जिसके कुछ साल बाद ही कहा जाता है इसलिए डाइवोर्स हुआ। बट देन अगेन मीडिया हाउसेस जो नेगेटिव बोल रहे थे, पता से वाइप आउट, बिल्कुल। तो ये बाहर भी वैसे ही हुआ, यहाँ पर भी बेसिकली आपने जैसे नाम बोला गया है, तो क्यों लिया गया? क्योंकि एक जर्नलिस्ट थे, वो आके वो सीधे सीधे बोलते रहते थे कि भाई ये जो बिजनेस हाउस है ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। वो अकेले मीडिया वो थे जो बोलते रहते थे। जैसे भारत जैसे लोकतंत्र में जो मीडिया का रोल है, मीडिया का जो पावर इन बड़े लोगों के पास होता है, which is like quite unhealthy. इट इज अनहेल्दी एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेशन। स्टॉक मार्केट को भी कहीं ना कहीं वहां से मीडिया हाउसेस मैनिपुलेट करते हैं। स्टॉक मार्केट का एक गजब सा किस्सा था, यही एक मीडिया हाउस थी। मीडिया हाउस बोलती है कि वॉरेन बफेट सर हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्टेक लेने वाले हैं। दोपहर के 1 बजे ये खबर आती है, वो स्टॉक अचानक से 15% भग जाता है, अचानक से गिर जाता है। मार्केट खत्म होने के बाद पता लगता है कि भाई साहब ये खबर फर्जी थी। वो खुद मीडिया हाउस बोलती है ओ सॉरी हमसे गलती हो गई। उतने में तो गेम हो गया भाई साहब, वो बड़ा उद्योगपति जो भी होगा वो खेल के निकल जा चुका है। कभी कभी ऐसे लगता है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम इज वर्चस्व, विरासत, है ना? तो उनको ये कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे अगर आप टाटा की भी ये देखो फिलोसफी, ये फिलैंथ्रोपी वाली फिलोसफी, और अंबानीज की भी अगर आप देखो कि जामनगर में वंतारा दे स्टार्टेड, लोग कहते हैं इट्स जस्ट नॉट सोशल सर्विस, ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट है उनकी तरफ से। तो ये जो परिवार है ये सारे, हाउ डू दे ये कैसे अपने जनरेशन्स को ये पावर मेक श्योर करते हैं कि ये पावर और वेल्थ और विरासत उनके पास रहे? सो ये सारे लोग ना सबसे पहले ट्रेन्ड, आई वुड से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल को अपने आसपास रखते हैं, व्हिच इज नॉट नेसेसरली द फैमिली मेंबर्स। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। उदाहरण के तौर पे 2 साल पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है जहाँ पर कि एक व्यक्ति, एक ओल्ड व्यक्ति, एक यंग व्यक्ति, ये उद्योगपति के बेटे का पाँव छू रहा है और वो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहा है एंड मिठाई विठाई बांट रहे हैं, और वो हो रहा है। बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, लेकिन उसी के 1 साल बाद इतनी पॉजिटिविटी कभी एनिमल्स के साथ दिखाया जा रहा है, कभी चैरिटी करते हुए खिलाते हैं, पूरा कंप्लीट इमेज चेंज किया गया है पैसे देके। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, वो गलती हो गई थी कि एक पेज ने ऊपर स्पॉन्सर्ड गलती से लिख दिया था, तो वहाँ से कुछ लोगों को पता लग गया और फिर वो उस पोस्ट को इमिडिएटली हटाया गया था। तो ये वाली चीज़ करी गई कि भाई पूरा कंप्लीट पीआर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड पीआर एजेंसीज वो किया जाए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आज वोकल होके किसी XYZ एंटिटी के अगेंस्ट बोलूँगा, तो आई नो फॉर श्योर देयर आर पीपल हु पे कि किस प्रकार से इसको डिफेम किया जाए ताकि पीपल लूज ट्रस्ट ऑन हिम, बट दैट्स फाइन, दोज हु ट्रस्ट दे विल ट्रस्ट, दोज हु डोंट दे कांट। तो ये वाली चीज़ होती है। फिलैंथ्रोपी की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा है, काफ़ी सारे CEOs बोलते हैं कि भाई हम तो 1 रुपए की सैलरी लेते हैं और ये चीज़ करते हैं। व्हाट दे डोंट टेल कि बदले में हर क्वार्टर में वो लोग डिविडेंड्स लेते हैं। वो डिविडेंड्स जो उनके अकाउंट में आ रहे हैं वो हर क्वार्टर के 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़ इस तरह के डिविडेंड्स आ रहे हैं। तो भाई अगर आप साल के 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ कमाओगे तो आपको 1 रुपए सैलरी लेने में क्या आपत्ति होगी? दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग इज दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे डोंट पार्क देयर मनी इन स्विट्जरलैंड से शायद सीखा है इनने, एक जगह पे पार्क नहीं करते, ये मल्टीपल देशों में इनका पार्क करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग था, हनी सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बॉस आप पे कभी ऐसा हुआ है जैसे कुछ रैपर्स पे जो इतने वोकल होके गाते हैं उन पर अटैक होता है, तो आप पे कभी ऐसा हुआ है? तो हनी सिंह बोलते हैं बिल्कुल, मेरे को धमकियाँ आई हैं, तो इसलिए मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। तो सामने वाले ने पूछा दुबई में क्यों रहते हो? दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस, ना US, ना एम्स्टर्डम, ना दुबई, ना मोरक्को। तो सेम चीज़ ये रिच लोगों ने ना अपना, इट्स नॉट जस्ट स्विस बैंक जहाँ पर उन्होंने पैसा रखा हुआ है, they are into Saudi places, they are into a lot of other places जहाँ पर ये लोग पार्क करते हैं। And now talking about philanthropy is the biggest image builder in our country. Everybody knows कि भारत में लॉजिक से ज़्यादा इमोशन चलता है और इमोशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। स्पेसिफिकली यूथ का माइंड तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यूथ को आप डाइवर्ट कर दो पढ़ाई लिखाई से और ये सारी चीज़ों में हिंसा, नेगेटिविटी, हेट्रेड इन सब में लगा दो, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट these big rich people try to do.
अभिषेक मुझे एक बात बताइए, वी आर टॉकिंग अबाउट हम अरबपति, और आई नो हमने लास्ट टाइम भी ये टॉपिक लिया था, बट ऑडियंस भी देखें कि दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो अरबपति मल्टी मिलियनर्स की जब हम बात करते हैं, बिलियनर्स, नंबर 1 पोजीशन पे टिके रहने के लिए क्या करते हैं? मतलब निपटाते कैसे हैं अपने कंपटीशन को, इफ आई मे यूज दैट लेमैन लैंग्वेज, बिकॉज जब हम वर्चस्व की बात करते हैं, सो many people have that number 1 रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. So how do they deal with that competition? तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं बताता हूँ कि आपके मुंबई में ही एक बार एक गुरुजी आए थे. ही इज़ द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ अ लॉट ऑफ करंट बिलियनर्स इन इंडिया. ठीक है. हाउ डू आई नो दिस थिंग, पहले वो भी बता देता हूँ कि माई फ्रेंड हैज़ एक्चुअली हेल्प देम टू, माई फ्रेंड्स कंपनी हैज़ हेल्प देम टू बिल्ड देयर एंटायर एप्लीकेशन. जैसे आजकल हर गुरु के भी वो रहता है ना, जिसमें एक्सक्लूसिव मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें होती है, कम्युनिटी होती है. सो वो बोले कि दोस्त की जो मीटिंग थी वो सुबह 10 बजे की थी, बट 10 बजे से वो वेट किया और उसकी मीटिंग हुई दोपहर के 3 बजे. ठीक है. रीज़न ये था, इंटरेस्टिंगली ऑन द सेम डे 2 बिलियनर्स वहीं पर आए हुए थे स्वामी जी से मिलने, गुरु जी से, विद देयर सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. ये वो पहले बिलियनर आए, वो बहुत टाइम के बहुत पक्के हैं, जो फर्स्ट बिलियनर है. तो वो मिले, बात करा, गए. दूसरे भी आए, एंड दूसरे इज़ लाइक अमंग्स द टॉप 10 बिलियनर्स ओनली, वो मिल के गए. तो फिर बिकॉज ही न्यू कि किस लिए वेट करने बोला गया, रिसेप्शनिस्ट हैज़ ऑल्सो टोल्ड जहाँ पर मिलने का था कि ये मिलने गए कि फिर जब दोस्त गया तो उससे स्वामी जी से ऐसे ही बात करते गए. उसने पूछ ही लिया कि स्वामी जी इनके पास तो सब कुछ ऐसा बोलते हैं कि भगवान पूछते होंगे कि भाई तुमको कुछ चाहिए तो बता दो, तो ये क्यों आ रहे हैं? तुमको क्या लगता है कि ये जो अरबपति लोग हैं इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको पोजीशन चाहिए? जो पहले वाले आए वो सेकंड हो गए हैं, उनको वापस से फर्स्ट होना है. उनके पास इतना पैसा है कि उनके आने वाली 100 पुश्तियाँ काम भी नहीं करेंगी तो भी चलेगा, बैठे बैठे खाएंगी. बट दैट शेयर रिग्रेट या वो एक शेयर इमोशन कि वो सेकंड हो गए हैं, वो उनको रात को सोने नहीं दे रहा है. मनी का तो एक स्टार्ट्स ये भी कहता है कि आज अगर आपके अकाउंट में मैं $1 बिलियन डाल दूं, 200 साल तक आपको कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप दिन के 2 लाख रुपए भी खर्च करते हो. मैं पोस्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है. 2 एवरेज अगर खर्च भी करोगे तो भी नहीं लगेगा, बट स्टिल 1 बिलियन के बाद भी लोग कमा ही रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द नंबर गेम. नाउ हाउ डू दे किल देयर कॉम्पिटिशन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देश के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक मालिक थे, आज से कुछ साल पहले वो एक दिन के लिए रिचेस्ट बन गए. क्यों? क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने उनको कहा कि सर मज़ा तो उसी में जब आप रिचेस्ट बनोगे. कहाँ टॉप 10, 11, 12 में बैठे हुए हो, तो पूरा जी जान लगा के स्टॉक मार्केट में भी अपना जुगाड़ लगा के सब कुछ करके कर दिया. लेकिन जैसे ही नंबर 1 हुए, जो एक्चुअल में नंबर 1 होते हैं उनको सहा नहीं गया. जो गिराया है, आज इस खबर को 7-8 साल हो गए, आज के बाद वो कभी नंबर 1 नहीं हुए. वो नीचे ही टाइम पास चल रहा है. कभी FDA रेगुलेशन आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी ये आ जाता है. लेट पीपल गेस. सूरत से कुछ रिलेटेड है तो लेट देम गेस. तो वो चीज़ हो गई उनके साथ. अच्छा, लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई 2A हैं हमारे देश को जो चला रहे हैं, इसमें क्या गेम चल रहा है? क्योंकि हम तो किसी को एक दूसरे की शादी में देख रहे हैं, किसी की पार्टी में देख रहे हैं. जब कोविड के समय पे जब एक रिपोर्ट आती है, जब सबसे ज़्यादा गिरा है तो दूसरा दल ही सबसे ज़्यादा शेयर्स उस कंपनी के उठा रहे हैं. तो ये वाली चीज़ क्या हो रही है? ये वाली चीज़ ये हो रही है कि जो इनके कॉमन मित्र हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत सुलह कराई जा रही है बीच में. बिकॉज यही कंफ्यूजन है ना, जो आप 2 बड़े एक ही बात कर रहे हैं, ये अपने भाई को नहीं छोड़े हैं. देखिए, हाँ, ये इनको कैसे छोड़ रहे हैं? एग्जैक्टली. तो ये सुलह कराई जा रही है. रीज़न उसका सिंपल सा है कि भारत में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, टॉप 1% के पास बहुत पावर, बहुत रिसोर्सेज, बहुत पैसा ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड है, विच अगर उनमें से कुछ भी गिरता है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. नॉट जस्ट इन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इतनी सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि वो डेफिनेटली उस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट रन. और साथ में मित्रों को भी अफेक्ट करेगा उस चीज़ पे. तो इट इज़ वेरी बट ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोका जा रहा है. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो सुलह कराई गई है कि बॉस देखो. अच्छा, और सुलह भी क्यों कराई गई है? तो क्या हो गया कि ये तो हम लास्ट 4-5 साल से ही एक नाम ज़्यादा सुन रहे हैं. ठीक है. सब लास्ट बचपन से तो हम एक ही नाम सुनते आए हैं, एक ही फैमिली का नाम सुनते हैं.
तो क्या होता है कि ये फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी दैट इन्होंने सीधे टर्म्स रख दिए थे कि बस देखो सब कुछ तो हमारे हिसाब से ही चलना है, देश तो हमारे हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो इस चक्कर में जो पॉलिटिशियंस थे दे रियलाइज्ड कि अगर अनड्यू पावर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में इतना ज़्यादा दे दिया जाए तो हमारी तो चलेगी नहीं, हम तो फोर फेस रहेंगे बस कि बस हमारी चल रही, चल तो किसी और की रही है। तो ये बात उनको लास्ट 10-12 साल पहले से ही समझने में आने लग गई थी। तो उन्होंने बोला तैयार करते हैं हमारा मोहरा जो हमारे हिसाब से भी चले। इसलिए दूसरे ए को अचानक से और ज़्यादा सपोर्ट दिया गया, एयरपोर्ट्स दिए गए, जो भी है, मतलब जो भी ए हैं, आई डोंट नो कौन से ए हैं, बट बहुत कुछ दिया गया उनको। स्मार्ट हियर। आई एम जस्ट बीइंग सेफ हियर। जी जी जी। तो सारी चीज़ें दी गई। आप देखो लास्ट 6-7 साल में ही तो आपको मैसिव ग्रोथ दिखी है। उससे पहले सैचुरेशन था सारा सपोर्ट था, लेकिन अचानक से मिली है। और एक पार्टी को बहुत ज़्यादा मिली है, दूसरे को हल्की फुल्की मिली है। और दूसरी पार्टी को रियलिटी चेक कब हुआ था? 2020 की बात है, कोविड का फॉल आया है और उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है। डेट को वो निकालने के लिए सऊदी की एक कंपनी के साथ डील करते हैं। सऊदी की कंपनी वो रेडी भी हो गई है कि हम इतना पैसा, कुछ $15 बिलियन, $10 बिलियन हम देंगे, लेकिन सरकार उस पर आपत्ति जगाती है। सरकार कहती है कि नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पेंडिंग इंटरेस्ट तुम हमको पे करो पहले $1 बिलियन, $2 बिलियन जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, और अटका दिया था। तो वो एक पहला चेक था कि भाई दबाव बना रहना चाहिए, हमारे नीचे रहो, इतना भी मत उड़ो। पहले पूरे तरीके से उड़ते थे, अभी थोड़ा सा कंट्रोल रहो। सो ये वाली चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं सुलह कराई गई है। और मैं सच बताऊं, जो सबसे पुराने खिलाड़ी है ना, जो रेस के सबसे पुराने खिलाड़ी, उनको आज भी ये पता है कि आगे चल के रेस का विजेता तो मैं ही हूँगा। उन्होंने अभी के लिए पीस कर लिया है कि करने दो, बट टूवर्ड्स whenever the opportunity would arise, he is the best opportunity। तो उसका क्लासिक एग्जांपल क्या था? उनको लगा था कि पूरा खेल तो मैं जीत चुका हूँ, बट एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है जिसमें डिसाइड किया जा रहा है कि उनके बेटे को पोस्ट दी जाए कि नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट दी जाए कि नहीं, जिसपे कुछ स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाले रेज करते हैं कंसर्न कि नहीं, आप इसको नहीं बना सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, इतना अनुभव नहीं है। एंड तब उनको रियलाइज़ होता है कि जब तक लोग मेरे बेटे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक तो ये हमारा पूरा डायनेस्टी जो भी हमने बनाया, लेगेसी, वो टिकेगा नहीं। पीठ पीछे छुरा मारेंगे। तो क्या किया जाए? उन्होंने खुद का अपना एक्सटेंड कर लिया कि मैं और आने वाले 5-6 साल तक रहूँगा। प्लस उनने जब देखा कि सामने एक प्रबल उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो तो पूरी बाजी मार जाएगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे शतरंज में बोलते हैं ना कि रानी को इतने जल्दी मरने मत दो, तो बोले मैं खड़े होता हूँ बाद में। Amazing. Yeah, so this is a chess game. Chess game. They are playing very smartly. Yeah. एक बात बताइए, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स है जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए कितने ज़रूरी है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स भी ये कर रहे हैं, जॉब्स भी ये दे रहे हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले, अगर ये नहीं हो, मेरा कहना ये है, तो बट ऑब्वियस है कि कोई बाहर का कंट्री विल हैव अ पावर ओवर इंडिया, करेक्ट? दूसरी बात ये है कि क्या इनका सच में भारत के ऊपर या कंट्रोल होना ज़रूरी है? बिकॉज जापान नहीं बनता अगर होंडा या सुजुकी की हम बात करें, तो जापान नहीं बन पाता। और उसी तरह साउथ कोरिया में भी सैमसंग और हुंडई, अगर वो नहीं होते तो साउथ कोरिया नहीं बन पाता। तो कॉर्पोरेट हाउसेस ने देशों को, मैं कहूँगी कि एक तरीके से बनाया है। ओके। सो राव्या, इसको ना बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अमेरिका पे पहले लेके जाता हूँ। तो एक बढ़िया रात को एक मीटिंग चल रही है, कुछ बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई साहब, एक बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और इस पूरी ग्रुप का चाय पीते, कॉफ़ी पीते पीते जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है टेड रूजवेल्ट मंत्री की हम बात कर रहे हैं। और बात हो रही थी रॉकफेलर्स की। सो रॉकफेलर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे उस समय पे, एक ही संस्था। अगर कंटेक्स्ट के लिए बताऊं तो एवरेज उस समय पे एक जो लेबर होता था वो पर डे करीब अगर आप पकड़ लो तो $2 से $4 कमाता था। ये लोग पर आवर $32 कमाते थे, पर आवर। पर डे की तो बात ही नहीं कर रहे। इनके पास जेब में नेता लोग थे, इनके जेब में पुलिस थी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन थी, रिसोर्सेज थी, सब थी। सो टेड रूजवेल्ट ने कहा कि भाई, एक ही इंसान के पास, एक ही फैमिली के पास इतना पावर सही नहीं होगा। और कोर्ट के धक्के लगवा काफ़ी सालों तक, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, काफ़ी सालों तक रॉकफेलर्स को वो करके तोड़ा गया। शेल कंपनी बनी, काफ़ी सारी, एक्सॉन मोबिल, ये सारी चीज़ें बनी।
लाइकवाइज तो एक चीज़ यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स निकलता है कि अगर किसी देश को चलाना है तो जितना महत्व एक बिजनेस का होता है उतना ही पॉलिटिक्स का भी होता है। किसी एक साइड का भी पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो वहीं पर डिफरेंस हो जाता है बिटवीन दैट कंट्री बिकमिंग अ डिक्टेटर कंट्री या अ कॉरपोरेट कंट्रोल्ड कंट्री। तो एक बैलेंस तो रखना पड़ेगा, दोनों को हैंड एंड ग्लव रखना पड़ेगा। तो हमारे देश की भी अगर बात करें तो यस, देर आर अ फ्यू फैमिलीज जिनके बारे में हमने हिंट्स दिए हुए हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा पावर कंट्रोल करती हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलें, चाहे एजेंसीज बोलें, चाहे आप गवर्नमेंट बोलें, बहुत पावर है। बट एट द सेम टाइम उनको बैलेंस करने के लिए, जैसे कठपुतली वाली मैंने बात करी थी कुछ दिन पहले, ये था ना टॉकिंग अबाउट जो टेड रोजवेल्ट ने करा था, उसके बाद पता है क्या हुआ था? बहुत लोगों को, रॉकफेलर्स को लगा कि भाई हमारे साथ तो गलत हुआ है, बट वो अगर नहीं टूटता तो गवर्नमेंट बाकी इंडस्ट्रीज को वेलकम ही नहीं कर पाती। वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री, फैन की इंडस्ट्री, काफ़ी दूसरी इंडस्ट्रीज की जगह पैसे ही नहीं पहुंचा पाती, और वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, इनोवेशन नहीं होता, इनोवेशन नहीं होता तो वो देश ग्रो ही नहीं होता। So concentrating the entire power on 1 or 2 or 3 families is not right. Thankfully, हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार इस चीज़ को समझती है और वो किसी भी इंडस्ट्री में इसको होने की कोशिश तो करती है कि ना हो। एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर बात करें, सारे प्लेयर्स को तो किसी ने खरीद लिया था। इसी बीच में एक कंपनी है, लेट पीपल गेस इन द नेम कमेंट्स में, तो वो कंपनी के जो फाउंडर हैं वो होम मिनिस्ट्री को भी लिखते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखते हैं कि भाई साहब बचा लो, हम लोन नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो कृपया करके माफ़ कर दो स्पेक्ट्रम का ये, हम या तो 10 साल बाद देंगे, हमको एक्सटेंशन दे दो, कुछ भी करके। बहुत लोगों को लगा कि भाई नहीं बचाएगी सरकार, क्योंकि तो नुकसान का सौदा है, लेकिन सरकार ने काइंड ऑफ उसको बचा के रखा। क्यों? क्योंकि अगर सारा गेम ही 2 प्लेयर्स के हाथ में दे दिया जाए तो वो तो पूरा गेम ही पलट डालेंगे अपने हिसाब से, तो बोला टिकाने के लिए एक और को रखा जाए। तो लाइकवाइज सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को रखेगी। एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें बढ़ती तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी, एक फेयर प्ले होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट में अगर कहूँ राविया, तो हमारे देश की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो टॉप 5 या 6 जो इंडस्ट्रीज़ ओन करते हैं, जो लोग ओन करते हैं, हम जितना भी उनको बुरा भला कह लें, जितनी भी गालियाँ दे दें, वो ज़रूरी है हमारे देश के लिए, बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल। वो जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, बिकॉज यही सेम चीज़ 2008 में हुई थी। 2008 में क्या हुआ था? लेमन ब्रदर तो डूब गया था, लेमन ब्रदर को डुबाया गया था, मतलब बोल दिया कि नहीं बचाएंगे। तो उस समय पे जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, तो सवाल अब ये उठ गया, चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो डूब रही है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया जाए? सबने बोला एक मत होकर उसको झक मार के बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ बैंक्स को इंश्योरेंस नहीं दिया है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, उसने यूएस की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट तक को, हर चीज को इंश्योरेंस उसी ने दिया हुआ है। तो इट इज टू बिग टू फेल कि लेहमन 200 साल पुरानी इंस्टीट्यूट डूबे तो डूबे, लेकिन हमें इस इंश्योरेंस कंपनी को बचाना पड़ेगा। सो आज जाने अनजाने में वो पावर 4-5 लोगों के पास इतना है, आप चाह के भी ये नहीं कर सकते हो कि आप इनको आप तोड़ा ताड़ी में ना, इसलिए टाटाज आर वेरी स्मार्ट। टाटाज ने क्या किया है, टाटाज ने अपनी कभी ये नहीं बनाया कि मैं पेरेंट कंपनी हूँ और ये चल रहा है। जब उनको समझ में आ गया कि यूएस में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ट्रस्ट बना लिया है, एंड ट्रस्ट के थ्रू दे स्टार्टेड फॉलोइंग वेरी सब्सिडरी मॉडल्स। तो आज अगर कोई मेरे को आके कहता है कि भाई आईटी की दुनिया खत्म हो जाएगी, वैसे कभी होगी नहीं, खत्म भी हो जाएगी, तो आईटी की दुनिया खत्म होगी तो टीसीएस खत्म भी होगी, तो भी टाटास चलेंगे आज अगर। और प्लस उनने मल्टीपल, इसलिए बड़े लोग, जैसे मैंने कहा ना, इनकम डाइवर्सिफाई करो, वो इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई करते हैं, दैट इज द रीजन। चलिए कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे भारत के किस हिस्से में अगर मैं पूछूं सबसे स्मार्ट अमीर रहते हैं? ओके, सबसे स्मार्ट अमीर लोग सोचेंगे मुंबई बोलूंगा, दिल्ली बोलूंगा, नहीं, सबसे स्मार्ट लोग वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर पेज 3 का कल्चर भी नहीं है, बट सबसे स्मार्ट है, वो है चेन्नई। सो चेन्नई में आप किसी होटल में बैठे रहेंगे, साइड में एक बंदा फिल्टर कॉफ़ी पी रहा है आपके साथ में, बढ़िया नॉर्मल सा बैठा हुआ है, शर्ट पैंट पहन के, या फिर अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, एक प्यारी सी ब्लू साड़ी में सर पे एक फूल लगा के एक बंदी खड़ी है, आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि वो लड़की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स की वाइफ हो सकती है। एंड ये बिकॉज, तो चेन्नई में आप कहीं पर भी जाके डायरेक्टली आप जिसके साथ चल रहे हो, आप पता भी नहीं चलेगा ये सामने वाला 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है। द ओनली वे टू आइडेंटिफाई, बिकॉज चेन्नई पीपल
मोस्टली दे डोंट बिलीव इन ब्रैगिंग देयर वेल्थ. द ओनली टू प्लेसेस जहां आप जान सकते हो कि एक्चुअल रिच कौन सा है, वो है चेन्नई की शादियां, बिकॉज दैट इज वेयर ज्वेलरीज ये वो फ्लैम्बॉयंट होगा. और दूसरा, द ओनली प्लेस दे इन्वेस्ट जहां पर दिख सकता है इज देयर कार्स. दीज आर द ओनली टू थिंग्स जब आप देख सकते हो साउथ में चेन्नई वाले. अदरवाइज दे आर हम्बल, दे स्टे ग्राउंडेड, आपको पता नहीं चलेगा. दैट शुड बी द वे. सो अगर आप दिल्ली मुंबई जाते हो तो वहां पर पेज 3 कल्चर चलता है, फ्लेम बॉयंस दिखाया जाता है, बट चेन्नई पे ये चीज है. तो आई वुड से द स्मार्टेस्ट वंस आर इन चेन्नई. चेन्नई. और क्या सच में इतना पैसा होना, इतना पैसा बहुत अच्छी बात है? Grass always looks greener on the other side. From my experience also, from others' experience also, whom I know and get to meet, क्या होता है कि पैसा, बहुत लोगों को लगता है मेरे पास बहुत सारा पैसा वेल्थ आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड द अदर साइड. हाल फिलहाल में एक सर्वे किया गया था जिसमें पता लगा कि सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस हो रहा है मुंबई, दिल्ली. यस, एंड सबसे ज़्यादा करोड़पतियों के बच्चों के अंदर. तो पॉइंट तो ये होगा, करोड़पति है तो सब मिल रहा है इनको ईज, बट हाउ कम दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस? दैट्स नंबर 1. सेकंड, अगर देखा जाए तो जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो आपके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं. सिक्योरिटी इश्यूज, यू माइट गेट किडनैप्ड, यू डोंट हैव द ईज ऑफ गोइंग टू दैट चाट वाला एंड ईट दैट चाट वाला आउटसाइड. आपको मॉल पे जाके या कोई बढ़िया जगह पे जाके कंपल्ड हो आप, आपके सिक्योरिटी इश्यूज है. तीसरी चीज़ है, सडनली यू विल हैव अ लॉट ऑफ विलेंस इन योर लाइफ, एनिमीज. योर सर्कल विल श्रिंक. आज आप जो खुश हो रहे हो आपके 4-5 दोस्तों के साथ, आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो, बोलना बड़ा आसान है बिकॉज आपके पास अभी वेल्थ है नहीं. जिस दिन आ जाती है वो कट जाता है, आपका वो सर्कल श्रिंक हो जाता है. इट इज़ ऑलवेज लोनली एट द टॉप. क्यों कहा जाता है, कहावत क्यों कही जाती है? बिकॉज इंडीड इट इज़ ट्रू. आपको लगता है कि जो मूवी स्टार्स होते हैं जिनके पास एक्सट्रीम रिचनेस है, वो बड़े खुशी खुशी बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली मिडिल क्लास से उधर तक पहुंचे वो बड़े खुशी खुशी बोलते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है, बट डीप विद इन दे हैव दैट पेन कि भाई हम फ्रीली चल के, मैं गली में भी नहीं जा सकता हूँ, कोई अटैक कर सकता है. आप रैपर्स को देखो, आज विराट कोहली क्यों सेटल्ड है बाहर? लंदन क्यों जा रहे हैं? फॉर द ईज ऑफ लाइफस्टाइल. ही कैन रोम फ्रीली देयर. एब्सोल्युटली. तो ये आप देखो, शाहरुख का अगर फैमिली के साथ रेस्टोरेंट का फोटो भी आता तो वो निकलता है वेगस में बैठ के, किसी ने कोई इंडियन गया था तो उसने दूर से एक शूट करा हुआ है, या पेरिस में गया हुआ है, या दुबई में गए हैं, वहां पर किया गया है. दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलना काफी आसान है कि भाई पैसा आ जाएगा तो मैं ये करूंगा. मनी कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स. कुछ लोग अभी वो कोट चिपका देंगे कि भाई मनी वर्थ बट इट कम्स विथ हैप्पीनेस, तो मेरे को तो पैसा दे दो, ये है. देन द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, व्हाई डू रिच पीपल कमिट सुसाइड? कभी सोचा है, जब इनके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, क्यों कर रहे हैं? तो बोलेंगे नहीं कुछ ही लोग हैं. द पॉइंट इज ना, मुझे भी यही लगता था कि बहुत ज़्यादा पैसा इज ऑलवेज गुड, बट देन बैलेंस इज समथिंग विच यू नीड टू लुक आफ्टर. तो पैसा बहुत ज़्यादा, और देखो ये तो नॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी निकल चुकी है. यूएस में एक रिपोर्ट निकली थी, INR में कन्वर्ट करो, 8 करोड़ तक आपकी खुशी रहती है. 8 करोड़ के ऊपर जितना भी रुपए मिलता है उससे सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होता. और बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उल्टा आप जितने खुश रहते थे 8 करोड़ के पहले, वो घट जाता है. तो अगेन 8 करोड़ इज अ डिसेंट फिगर, इट्स अ गुड फिगर, इट्स अ गुड फिगर इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर नेटवर्थ एंड ऑल. बट स्टिल दोज पीपल हु थिंक ना, आज मैं लोगों से आज ये सीधा पूछूंगा, काफ़ी लोगों को रिच बनना है. इनफैक्ट 99% ऑफ द इंडियंस वांट टू बिकम रिच बट दे आर नॉट रिच. मैं अगर उनसे पूछूंगा कितना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द रैंडम पीपल विल से मेरे को 100 करोड़ कमाना, 1000 करोड़ कमाने. कमेंट्स में बताओ 1000 करोड़ अगर आपके पास है, कभी सोचा भी उस 1000 करोड़ को कैसे स्पेंड करोगे? यू डोंट हैव एन आंसर. हाँ मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, और हाँ उसके बाद क्या? एंड लेट्स से 1000 करोड़ में से आपने 999 करोड़ की ये सारी चीज. आपको एक चीज पता है, हमारे हॉलीवुड में एक बंदा था, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, जॉनी डेप की मैं बात कर रहा हूँ. जॉनी डेप $300 मिलियन साल के कमाता था, उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल उसने अपग्रेड कर लिया. 10 करोड़ की दारू आती थी हर महीने प्रीमियम, उसके बाद लैविश लाइफस्टाइल, घर, ये वो, डाइवोर्स, दुनिया भर की सारी चीजें हो गई. ही वेंट बैंकरप्ट. सो पॉइंट इज सेम. आपको पता है जो सबसे स्टार बॉक्सर रह चुके हैं, दिस आई एम लीविंग ऑन पीपल टू गेस, जो सबसे स्टार वाले बॉक्सर थे जिनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, हर बॉक्सर उनको देखते हैं, ही वेंट बैंकरप्ट आफ्टर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो राव्या, अगर इस पॉडकास्ट से किसी को लेना है तो देयर आर ओनली, मतलब हर बिलियनर, हर वेल्दी पर्सन एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता है, उसको कहते हैं फैक्ट. सो बिकॉज वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड, तो वो फैक्ट सिंपल सा है. पहला होता है फोकस.
दे आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद सोशल मीडिया, व्हाट पीपल आर सेइंग। उनका फोकस बना हुआ है, सबसे पहली चीज़ है। ये है अथॉरिटी, दे आर चेजिंग अथॉरिटी कि भाई मैं अगर इस फील्ड में जाऊँ, मैं इतनी मास्टरी करूँ कि लोग मेरी सुने, कि मैं अगर ईवी में जाऊँ तो लोग मेरी सुने कि अच्छा आज अभिषेक ये बोल रहा है तो ये चीज़ होगी। आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ये होता है, टॉप ब्रोकर अगर कुछ अनाउंस करता है, इवेंचुअली अदर ब्रोकर्स हैव टू फॉलो। तो ये वाली चीज़ है। देन आपका आता है सी इज कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिवनेस रखना ही पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं फोकस तो रखना पड़ेगा, बट विदाउट बीइंग कॉम्पिटिटिव अगर आप कॉम्प्लिसेंट हो जाओगे, आप उस चीज़ को नहीं होगे। एंड फाइनली ट्रैकिंग, ये सारे बड़े लोग, टी फॉर ट्रैकिंग, दे आर ऑलवेज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, उस चीज़ से फटाक से निकल जाएंगे। And that is what Elon Musk does, that is what Jeff Bezos does, that is what Ambanis do, that is what Adanis do. अगर ये fact आपने follow किया तब आप successful होंगे। But again, eventually even these people at certain point of time, आप समीर भाटिया का एक इंटरव्यू देखिए, उसमें वो क्या कहते हैं, हॉट मील जिनने निकाला था, तो सामने वाला पूछता है कि भाई कैसा लगता है, आपने तो यॉट भी लिया हुआ है, आपने प्लेन भी लिया हुआ है, तो बोले बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ नहीं है बॉस, सब बोलने की बात है। बियॉन्ड अ पॉइंट वो जो हमारी संस्कृति भगवत गीता में लिखा है, सब मोह माया है। Yeah, that's true. एंड ही सेड अ वेरी गुड थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ह्यूमन नेसेसिटी इज रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, द ह्यूमन रिलेशनशिप। सो अगर पैसे के पीछे आप ये चीज़ छोड़ रहे हो, यू कैन बिकम अ बिलियनर बट यू वुड बी अ पैथेटिक बिलियनर। घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है, बैलेंस बनाओ। सो बिकॉज अपन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज आपने एक किस्सा बताया तो मैं एक किस्सा बताता हूँ हाल फिलहाल में। सो दिल्ली में था। सो मेरा हमेशा से कंसेप्ट यही रहा है कि भाई काम करो और उसके बाद रात को घूमने या जो भी है कभी भी वर्क घूमने, हार्ड पार्टी हार्ड। वर्क हार्ड पार्टी हार्ड वाला सिस्टम। सो दोस्तों के साथ हम जा रहे थे एंड we had two ladies with us also, the three gents and two ladies. तो obviously फिर it becomes very important for us, दिल्ली जैसी जगह है तो we were like कि नहीं नहीं सब एक ही कार में हम चलते हैं। and I am very particular about it, if there are ladies with me we have to be little protective considering दिल्ली क्या कहीं पर भी हो आज के समय पे, it's very unsafe। तो ना हम जाते जाते रात के 2:30-3 बजे के आसपास की बात होगी, तो एक जगह पर आके फिर उस समय पे माई फ्रेंड्स टुक आइसक्रीम, आई हैव तो लेफ्ट ईटिंग ऑल दो स्टफ। तो फिर मैंने आई थिंक सो नट्स या कुछ लिए हुए थे, उधर 24/7 वाले जो अपने स्टोर्स रहते हैं वहाँ से लेके। एंड हम ना एक बस स्टैंड पे खड़े हो गए, मतलब पार्क करके। एंड जस्ट रोड के नेक्स्ट साइड पे मैंने भी देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, देयर इज दिस ब्यूटीफुल लेडी स्टैंडिंग ओवर देयर, मस्ट बी mid-20s or something, 22, 23। आई एम टेलिंग यू राविया, वो रात के 2:30-3 बजे की बात है, ठीक है। शी इज स्टैंडिंग अलोन, वेरी ब्यूटिफुल, वेल ड्रेस्ड एंड मतलब आई वुड से कि आज की हीरोइंस आप कुछ भी बोलो, कायरा बोल लो, करीना बोल लो एट हर पीक, करिश्मा, कोई भी बोल लो, सबको वो फेल कर सकती है। दैट सो ब्यूटीफुल। मेरा तो पहला थॉट था भाई भूत वूत तो नहीं है, तो कुछ अलग आत्मा वात्मा सीन होता है, बट इतनी सुंदर लड़की हाँ देख ली आज। अरे मतलब वैसा नहीं, बट दैट वाज द ठीक थिंग। है। But then just observing, like the guys were doing their stuff, but मैं just observe कर रहा था। मैंने इस समय पे उस लड़की की क्या मजबूरी होगी। Then all of a sudden what I see is एक स्प्लेंडर या कोई बाइक में एक बंदा आता है, can't vividly remember which bike was, but that was not an expensive one। हट्टा कट्टा मतलब obese person। तो क्या कुछ बात करते हैं, आई कैंट हियर दिस थिंग वेरी क्लियरली, बट बिकॉज साइलेंस काइंड ऑफ थोड़ा साइलेंस रहता है, उतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो आई कुड अंडरस्टैंड। एंड सडनली वो बंदा, एंड दैट गाय इज ड्रंक, ठीक है, दैट गाय इज ड्रंक, एंड वो चिल्ला के बोलता है कि मैं खाली 3,000 देगा, चल मेरे साथ, ठीक है। एंड द गर्ल सिट्स, मतलब शी इज कन्विंस्ड। व्हाट मेड मी रियलाइज एट दैट फर्स्ट, व्हाई डिडंट आई गो और अप्रोच, बिकॉज these days it is कलयुग, कुछ भी सही नहीं है। मतलब इवन इफ आई एम गोइंग विद अ कंसर्निंग माइंड, यू नेवर नो क्या एक लड़की के ऊपर आलोचनाएं लग जाएं। एंड मी बीइंग अ पब्लिक फिगर, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं तो और भी नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मेरे को अगर कंसर्न भी होता है, मेरी मजबूरियां मुझे रोकती हैं। मैं चाहता था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि देयर इज समथिंग, कोई शिकंजा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज अ लॉट ऑफ मनी इज एक्चुअली शिट, बट वी आर लिविंग इन कलयुग, अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वेयर वी नीड टू रन बिहाइंड दैट शिट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। And money makes you do a lot of those things which you may not have even imagined in your childhood कि आप कभी करोगे या करना चाहोगे, but money is such a shit which will make you do these kind of things। So मैं लोगों को एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि let's stop being judgmental, we don't know the situation of the other person। कोई अपने घर के 2 वक्त की रोटी के लिए शायद उसको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, कोई शौक के लिए कर रहा है, we don't know। बट ये पैसा ऐसी चीज़ है कि हम जितना भी कह लें, करवाता है, बहुत कुछ करवाता है।
तो द ओनली वे इज मैं आजकल हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सटली टच करता हूँ, पार्ट 3 अगर होगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, थोड़ा माइंडफुलनेस, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आपको सेन बनने में हेल्प करेगा, थोड़ी ह्यूमैनिटी, थोड़ी सैनिटी तभी आएगी। तो ये मैंने सोचा कि एक मैसेज लोगों को पहुंचाया जाए दैट इफ मनी, थोड़ा बहुत मनी कैसे कैसी चीज़ें करवाता है लोगों से, तो इट्स वेरी। थैंक यू अभिषेक, यू हैव बीन अगेन जनरस। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे को कई सारी बातें हैं जो आप ही से पता चलती है, एंड मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ जब भी अभिषेक का पॉड हो हमारे साथ नोट्स लेना शुरू कर दें आप, बिकॉज मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स वो शेयर करते हैं जो हमें नहीं पता। एंड whatever you think about the rich and the millionaire and the billionaire in India, आपको क्या लगता है how they are running the country, how they are are they necessary? जैसे हमने एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि देश के लिए क्या ये कॉर्पोरेट हाउसेस होना ज़रूरी है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड until next time, stay fit, stay healthy, stay human as Abhishek says, and मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।